आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज के पढ़ाकू नितिन में आपको दो वैज्ञानिकों से मिलवाऊंगा। एक ही टॉपिक पर उनके बिल्कुल अलग अलग दावे हैं और टॉपिक भी ऐसा है जिस पर आजकल दुनिया में बहस गर्म है। लेकिन पहले एक पुराने गाने की कुछ लाइनों के साथ छोटा सा किस्सा हो जाए। Looking at the sun dancing through the sky, did he come by UFO? ये आवाज जिस अमेरिकी सिंगर की है उसे शायद आप ना जानते हो। ना जानने में हैरानी इसलिए नहीं है क्योंकि 1969 में जब ये गाना रिलीज हुआ तो फ्लॉप हो गया था। रिजल्ट वही हुआ कि ये गुमनाम सिंगर अनजाना रह गया। मगर फिर 6 साल बाद नाकामयाबी से परेशान होकर उस सिंगर ने शहर बदलने की सोची। कार में सामान रखकर घर से निकल पड़ा। वो निकला तो जरूर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक निर्जन रेगिस्तान में हमेशा के लिए खो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। उसकी कार और गिटार मिले पर वो नहीं। लोग मानते हैं कि एलियंस उसे अपने साथ यूएफओ में ले गए। मानने की वजह वही गाना है जो आपने सुना। कहते हैं कि जिम सुलिवन नाम के सिंगर ने यूएफओ नाम की अपनी डेब्यू एल्बम में इस घटना की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। Looking at the sun dancing through the sky, did he come by UFO? इन लाइनों को 46 सालों से डिकोड किया जा रहा है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप भी गाना लूप पर लगाकर जरूर सुनिएगा। वैसे यूएफओ और एलियंस के होने या ना होने को भी कई दशकों से डिकोड करने की कोशिशें हो रही हैं। फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में तो उनका सिक्का चलता ही है, लेकिन असल दुनिया में मामला जरा सा मिस्टीरियस है। आजकल अमेरिकन लोग अपनी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वो जो कुछ इस मामले में जानते हैं जनता को बताएं। तो हुआ ये कि 2004 से 2021 तक 144 यूएफओ अमेरिकी सेना ने जो रिपोर्ट किए थे उनकी पड़ताल की गई। 25 जून 2021 को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के ऑफिस ने एक रिपोर्ट पेश की। 9 पेज की रिपोर्ट का लब्बो-लुबाब ये था कि मोए ना पतो, मतलब हमें नहीं पता। नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। कहा यह गया है कि अभी और डेटा इकट्ठा किया जाएगा और स्टडी जारी रखी जाएगी। वैसे यदि आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कभी टहलने निकलेंगे तो लिखा पाएंगे कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन होने की संभावना है जरूर, लेकिन हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। यानी हाँ भी ना भी। उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अक्सर यूएफओ वाले सवालों से बचते दिखते हैं, जबकि ओबामा इस मामले में थोड़े खुले हुए थे। टीवी शो पर उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसे खूब सारी चर्चा मिली थी। वो मानते थे कि ऐसी कई चीजें हवा में उड़ती पाई गई हैं जिनके बारे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. You know, I think that people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. ये बात सब समझते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बहुत से नियमों में बंधे होते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें शायद जानते हुए भी ना कहते हों, लेकिन बाकी दुनिया पर यह लागू नहीं होता। पिछले साल दिसंबर में इजराइल के स्पेस प्रोग्राम के पिता कहे जाने वाले हायम एशद के एक बयान ने सनसनी फैला दी। उनका बयान हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को 30 सालों तक हेड करते रहे। एशद ने कहा था कि अमेरिकी इजरायली सरकार सालों से एलियंस के संपर्क में है। उन्होंने सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किए हैं और तो और मार्स पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स और एलियंस का एक जॉइंट बेस भी मौजूद है अंडरग्राउंड। एशद ने कहा कि ट्रंप इस बारे में सबको बताने वाले थे, लेकिन एलियंस का मानना है कि इंसानों के मैच्योर हो जाने तक इसे राज ही रखना चाहिए। वैसे जब मैं पढ़ाकू नितिन के लिए हमारी सहयोगी सौम्या श्री के साथ रिसर्च कर रहा था तो पाया कि दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जिन्होंने एलियंस से मुलाकात का दावा किया हो।
कई के इंटरव्यूज इंटरनेट पर पड़े हुए हैं और कई ने किताबें लिखी हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 30 साल तक इसरो में बतौर साइंटिस्ट रहे अनिल कुलकर्णी से। आजकल वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम कर रहे हैं। कुलकर्णी साहब बताएंगे कि कैसे उनका एनकाउंटर एक यूएफओ से हो चुका है और क्यों वो मानते हैं कि एलियंस हो सकते हैं। एक और साइंटिस्ट अमिताभ पांडे इस बातचीत में शामिल हैं। वो विज्ञान प्रसार में काम करते रहे हैं और फिलहाल स्पेस नाम की संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानेंगे कि क्यों उनको यूएफओ जैसी बातों पर भरोसा नहीं होता। दोनों साइंटिस्ट से आज डिस्कस करेंगे कि धरती के अलावा कहीं और जीवन होने की कितनी संभावना है। क्या एलियंस इंसानों पर शोध करने पृथ्वी पर आते हैं? क्या इजिप्ट के पिरामिडों में किसी दूसरी दुनिया की टेक्निक का हाथ हो सकता है? और क्या हमें दिखने वाले यूएफओ कहीं विकसित देशों के जासूसी यंत्र तो नहीं? और यूएफओ से जुड़े उनकी जिंदगी के किस्से तो होंगे ही। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। सर, आप दोनों आज हमारे साथ हैं, अनिल कुलकर्णी जी, अमिताभ पांडे जी। और मेरा तो मन है बहुत सारी बातें करने का, क्योंकि बचपन से हम लोग एलियंस के बारे में, यूएफओज के बारे में बहुत कुछ सुनते रहे हैं और ठीक ठाक पता नहीं कुछ कि है कि नहीं है। आप ही लोगों से बात करके जो समझ में आएगा सो आएगा। लेकिन अनिल जी जो हैं वो मानते हैं कि जरूर होते होंगे कहीं, और ऐसा क्यों मानते हैं वो पूछूंगा। अमिताभ जी मानते हैं नहीं होते भाई, तो वो पूछूंगा आप ऐसा क्यों मानते हैं। अनिल जी, पर आपसे पहला सवाल पूछना है मुझे, आपका इंटरेस्ट कब जागा एलियंस में? आप तो 30 साल इसरो में काम करते रहे, तो वहां कैसा माहौल था? आप लोग बात करते थे इसके बारे में कभी? मैं काफी 30 साल से इसरो में काम किया और 10 साल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हूँ यहाँ पे। इसरो के अंदर ऐसा तो कोई डिस्कशन नहीं होता था कि एलियंस और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है या नहीं है। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था, क्योंकि बेसिकली मेरा तो काम ये रहता था कि सैटेलाइट, जो नए नए सैटेलाइट्स इसरो बनाते हैं, उस सैटेलाइट्स का इंटरप्रिटेशन करे और जो हिमालय में हिमनदियां है उसके बारे में अध्ययन करें। तो मेरा बैकग्राउंड जियोलॉजिकल बैकग्राउंड रहा है और मैंने काफी रिमोट सेंसिंग के ऊपर काम किया है, जिसमें सैटेलाइट का इंटरप्रिटेशन होता है ग्लेशियर स्टडीज के लिए, और भविष्य में क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स में क्या चेंजेस होंगे और किस तरह से हमारे जो भारतीय समाज है उसके ऊपर किस तरह से असर करेगा, इस बारे में तो मेरा अध्ययन रहा है और आज भी उसी दिशा में मेरा अध्ययन रहता है। लेकिन मेरे लिए एक यूएफओ और एलियंस और जो भी आपको शब्द यूज करना करेंगे, लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग्स है। लेकिन मैं तो यूएफओ ही कहूँगा, जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, उसके बारे में मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ 2004 में। वो वक्त था कि जब हम एक डिटेल और एक मेजर ग्लेशियर एक्सपीडिशन कर रहे थे हिमालय के अंदर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर हम समुद्र टापू ग्लेशियर है जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां हम एक्सपीडिशन कर रहे थे। तो उसी एक्सपीडिशन के दौरान हमने कुछ ऐसी चीजें देखी जिसकी वजह से मेरा जो है इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट काफी बढ़ने लगा, और धीरे धीरे हम उसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। तो सर, इस बारे में तो मैं पूछूंगा आपने क्या देखा। पहले अमिताभ जी से पूछ लूं कि सर आपका इंटरेस्ट कब जागा? तो मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ था, और गांव के तो रात को जब सोते थे तो हमारी दादी बुआ सारे लोग किस्से कहानियां सुनाते थे, परियों की कहानी, भूतों की कहानी, पिशाचों की कहानी, उड़न खटोले, और आकाश में बोलते मूठ चला करती। तो वो हमारे लिए मतलब वो उस जमाने में उसको एलियन की तरह से नहीं, पर इस तरह की एक सुपर नेचुरल चीजों को एक बच्चों के दिमाग में इनकलकेट कर दिया जाता था। तो हमारे दिमाग में रहता था सब कुछ होता है। उसके बाद शहर में आ गया, साल भर का हुआ शहर में आ गया, तो शहर भी छोटा सा शहर है। तो ये बचपन में इंटरेस्ट का टॉपिक होता है। घोस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता था, इस बरगद के पेड़ के नीचे घोस्ट भूत रहता है, ठीक है। बचपन में ही क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने एक किस्सा सुनाया। उनका वो स्कूल में टीचर थे और ट्राइबल एरिया में थे, वो पास में लगे सटा हुआ छत्तीसगढ़ का इलाका है। तो वहां पे बोले कि वहां पे एक ओझा है, वो ऐसा मंत्र करता है
तो उसमें वहां पिताजी ने कहा चलो देख के अपने स्टूडेंट्स को लेके गए, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। और वहां पे देखा कि एक तांत्रिक जो है दिवाली की रात को वहां पर कुछ कर रहा है अपना, और एक केले के पत्ते के ऊपर दिया रखा है और दिया चल रहा है। पिताजी ने कहा कि अपने स्टूडेंट्स बोला कि इस पत्ते के नीचे कुछ होना चाहिए, पत्ते को पलटो। अच्छा। पत्ते को पलटा, उसके नीचे केकड़ा चिपका हुआ पत्ते के नीचे, और केकड़े के ऊपर आटे का दिया रखा हुआ है पत्ते के ऊपर, तो गर्म हो रहा है तो केकड़ा बेचारा भाग रहा है। तो अरे। बचपन से ही एक चीजों को एक्सप्लोर करना और सच्चाई को जानना कि जो हम देखते हैं वो जरूरी नहीं कि सच हो, और सच के पीछे क्या सच्चाई है वो ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटल से जानी जा सकती है। ये बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर है। तो बचपन में ही मेरे अंदर ये धर दिया गया, गलती से धर गया, और वो आज तक जारी है। तो ऐसे लगातार आकाश में किस्से कहानियां, और एक खास तौर पे जब मैं पैदा हुआ हूँ, जिस साल 1957 का साल है, उसी समय स्पेस एज शुरू हो रही। आपका स्पुतनिक गया, उसके बाद यूरी गागरिन गए, और स्पेस एज के आते अचानक से देखा कि भूत प्रेत के यूरोप के देशों में, जहाँ पे लोगों का अभी साइंस से एक्सपोजर हुआ है, नई टेक्नोलॉजी एक्सपोजर हुआ है, तो भूत प्रेत के और खटोले और उड़ती हुई मूठों के किस्से बदल के एलियन और यूएफओ में बदलने शुरू हो। तो ये मेरा वो दौर है जब मैं होश संभाल रहा था। होश संभालते संभालते ही बुरी इन चीजों में, चाहे वो एलियन हो चाहे भूत प्रेत हो, इंटरेस्ट हुआ। लेकिन वो एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होने के कारण से इसको जानने और समझने की कोशिश तब से मेरी शुरू हो जाती। पर अमिताभ जी, अनिल जी, मैं दोनों से ये मतलब पूछना चाहता हूँ कि भूत प्रेत को लेकर तो फिर भी एक बार को साइंस कहता है कि ये सब नहीं होता, मगर एलियंस को लेकर तो मैं अभी पढ़ रहा था, नासा की वेबसाइट पढ़ रहा था, ये सब देख रहा था। उन्होंने तो खैर अगर ये नहीं कहा कि नहीं होते, तो ये भी नहीं कहा कि होते हैं, मतलब वो तो दोनों संभावनाओं को मानते हैं। तो अनिल सर, आपको क्यों लगता है होते हैं? क्या देखा था आपने ऐसा? ये जो संभावना ये है वो दोनों तरफ से संभावना है। और ये जो साइंटिफिक कम्युनिटीज है, क्योंकि ये जो यूएफओ का जो सिलसिला था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम काफी मात्रा में बढ़ के सामने आने लगा, और उसके ऊपर कई सरकारों ने आपत्तियां जाहिर की। और उसके बाद जो है एक 70s के अराउंड, इन बिटवीन एंड ऑफ 60s एंड अर्ली 70s जो है, जो अमेरिका में जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है, उन्होंने एक साइंटिस्ट को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने इसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, और ये आगे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है या नहीं है, और ये करने के बाद हमें साइंटिफिकली कुछ नई चीजें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसके बारे में हम आगे सोच सकते हैं। तो उनका ये कहना था उस वक्त कि अभी हमारे पास ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके वजह से हमें साइंटिफिकली कोई रिवार्डिंग असेसमेंट करने को मिल जाए। लेकिन उसी वक्त जो दूसरी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की थी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। इसमें से करीब 25 से 30% इंसिडेंट ऐसे है कि जिसके ऊपर हम यदि अध्ययन कर जाए तो हमारे साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ाने में उसमें मदद मिलेगी। तो ये शुरू से ही ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है, और एक साइंटिफिक ग्रुप ये क्लियरली मानता है कि हमें इस एस्पेक्ट्स को ज्यादा बढ़ावा देके हम सोसाइटी के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ा नहीं सकते, और हमें इसमें कुछ ज्यादा साइंटिफिकली हासिल नहीं होगा। और एक तबका साइंस का ये मानता है कि ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना है, और इसके ऊपर हमें थोड़ा और अध्ययन की जरूरत है। भारत में इसरो क्या मानता है? फिर मैं ये चाहता हूँ एक बार आप ये भी बता दें। नासा तो इसरो के अंदर ऐसी कोई अपनी खुद की पोजीशन नहीं है कि मानता है नहीं मानता है, या ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ और जिस इंसिडेंट को मैंने देखा, वो काफी लोगों को हमने रिपोर्ट किया, और हमने अच्छी तरह उसको साइंटिफिक अध्ययन भी किया बाद में, और जो इसमें पार्टीज थी उन सबको हमने वो रिपोर्ट भेजी थी। तो उसके ऊपर काफी प्रेस में भी उसमें काफी कवरेज आ गया। आप बताइए कि भाई हुआ क्या था? अमिताभ जी भी सुनना चाहते होंगे, हुआ क्या ऐसा कि आपको लगा कि होते हैं? हुआ ऐसा कि हम ग्लेशियर एक्सपीडिशन में गए थे। जैसे मैंने पहले कहा कि समुद्र टापू ग्लेशियर के अध्ययन के लिए हम गए थे। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, वो अराउंड 55-60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा है उस ग्लेशियर्स का। और वहाँ हम 8-10 दिन के ग्लेशियर एक्सपीडिशन के लिए गए थे, और काफी हाई एल्टीट्यूड में थे, अराउंड 4500 मीटर की हमारा कैंप था, और ग्लेशियर 4600 मीटर से ऊपर चढ़ता था। तो हम एक 8-10 दिन का हमारा एक्सपीडिशन था, और हमने
अच्छी तरह सारा काम कर लिया। बेसिकली हमारा काम ये होता था कि ग्लेशियर्स के अलग अलग कितना रिट्रीट हुआ है लास्ट ईयर से जिस दिन में, उसके एल्बिडोस क्या है, इसके बारे में हमने काफी ऑब्जर्वेशन जमीन के ऊपर लिए, और उस टाइम सैटेलाइट से भी, उस टाइम सैटेलाइट पास भी था, तो ये हमने काम कर लिया। और वो एक आखिरी दिन था 2004 की बात है, सितंबर की। अच्छा। और 27 सितंबर का वो दिन था, वो हमारे एक्सपीडिशन का आखिरी दिन था, और हम 4500 मीटर में कैंप पे थे, और वहाँ टेंट में हम सारे लोग थे, और काफी मतलब उसके रात पहले काफी रात हो चुकी थी, और हम डिस्कशन कर रहे थे कि ग्लेशियर्स में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा। और फिर उसके बाद हम अपने अपने टेंट में गए, और मैं अपने टेंट में सो रहा था। तो 27 की सुबह अराउंड 6 से 6:30 बजे की बात थी। और आप जानते हैं कि ग्लेशियर्स के ऊपर जो निचला इलाका होता है, वहाँ पानी भी जम जाता है, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग होता है, वहां से जो नदियां निकलती, क्योंकि सितंबर एंड था, इसलिए जो ग्लेशियर्स से नदियां निकलती वो भी सिकुड़ जाती है, वहां भी बर्फ जमी हुई रहती है। तो मैं सुबह काफी जल्दी उठता हूँ, तो मैं उस दिन उठा अराउंड 6 बजे, और मैंने कैंप के अराउंड, क्योंकि मैं टीम को लीड कर रहा था, मैंने सारे कैंप को देखा कि सारी चीजें ठीक ठाक है। और फिर मैंने मेरा टेंट ओपन करके बैठ गया था, और इंस्ट्रूमेंट देख रहा था, मेरे पास कैमरा था, ये था वेदर कैमरा फ्रीज हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर जब माइनस होता है तो बैटरीज वगैरह फ्रीज हो जाती है, वो सारी चीजें मैं देख रहा था। तो अचानक मेरा एक स्टूडेंट था, वो भागते भागते मेरे टेंट में आया, और मुझे कहने लगा, सर एक कोई चीज आ रही है नीचे, और हम देख रहे हैं। तो मैं तो तैयार होके बैठा था, तो मैं टेंट से बाहर गया, और मैंने देखा कि दूर आसमान में एक सफेद सा ऑब्जेक्ट था, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। और ऐसा वो ये था कि हम बीच में एक अराउंड 200 to 300 मीटर का प्लेन एरिया था, जो जहाँ पहले लेक रहा हो, ऐसा लेक का ये था, फ्लैट टेरेन था, और उसके उस साइड में, दूसरे साइड में एक रिच थी, वो अराउंड 800-900 मीटर्स की वो रिच थी, और हम इस साइड में थे। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो हम धीरे धीरे हम उस रीच की तरफ चलने लगे। एक 8-10 मिनट का ही वॉक होगा, हम वहां तक पहुंचे, और वो ऑब्जेक्ट जो था वो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जो है नीचे आने लगा, और जो हमने उस टाइम महसूस किया उस ऑब्जेक्ट के बारे में कि उसको, इसका वो शेप था, वो ह्यूमनॉइड था, उसका मतलब उसको हेड थे, उसको बॉडी थी, और उसके लेग्स थे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको हाथ नहीं थे, मतलब इस तरह का वो ऑब्जेक्ट था। और वो धीरे धीरे जो है निचले स्तर पर आ रहा था। ये काफी 15-20 मिनट बाद वो काफी नीचे आ गया, और हमारा और उसका जो लेवल था वो एक जैसा ही हो गया, लेकिन हमारे और उसके बीच में जो ग्लेशियर्स का नाला आ रहा था, और वो नाला फ्रीज था, और उसके नीचे पानी था, और ऊपर से बर्फ था। तो उसकी वजह से हम क्रॉस करके उस साइड में चले नहीं गए, लेकिन वो बिल्कुल नीचे आया, वो 800 मीटर नीचे आया, और धीरे धीरे जो है फिर थोड़ा हमारे साथ काफी पोर्टर्स भी थे, हमारे साइंटिस्ट भी थे, और काफी सारे लोग थे, 8-10 लोग थे। तो वो देख के वो ऐसा लगा कि वो थोड़ा विचलित हो गया, काफी नॉइज होने लगा, और उसके वजह से वो फिर धीरे धीरे वापस चलने लगा। वो धीरे धीरे वापस गया, और वो रीच के टॉप पर पहुंचा। तो उस टाइम ऐसा हो गया कि पहली सूर्य की किरण जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर गई, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी तो उसका जो रंग सफेद था वो काला हो गया एकदम। और वो काला होने के बाद उसने, जैसे ही काला हो गया, रॉकेट की तरह आसमान में उसने एकदम जंप कर लिया, और काफी हाइट उसने गेन कर ली। और देन फिर उसके बाद हम धीरे धीरे हमारे कैंप की तरफ आ रहे थे, तो वो फिर धीरे धीरे आसमान से ही हमारे कैंप की तरफ आया, और हमारे कैंप के ऊपर काफी देर वो मंडराता रहा, और उसके बाद वो फिर उत्तर की दिशा में निकल गया। तो ये सारा इंसिडेंट जो है एक करीब करीब आधा घंटे से ज्यादा चला, अराउंड 40 मिनट, 40 मिनट रहा। तो उसको फिर हमने के काफी फोटोग्राफ्स भी लिए थे, सारे ऑब्जेक्ट्स के, जैसे उसने कलर बदले वो सारे, और जो जैसे जमीन पर आया, आसमान में गया, वो सारे हमारे पास कैमरा से हमने उनके फोटोग्राफ भी लिए थे। इस तरह से जो इंसिडेंट हुआ, तो उस टाइम हमें ऐसा लगा कि जो
और मेरे उसके साथ काफी लोगों के साथ बातचीत हुई, उससे हमें ऐसा लगा कि ये टेक्नोलॉजिकली जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी से वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, और ये एक नॉन टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे का इसमें टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, और उसका जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी से नहीं आया है। वाह, मेरे मन में एक दो सवाल हैं। मतलब जब आप उसे देख रहे थे तो वो उड़न तश्तरी जैसा अक्सर हम लोग बोलते हैं, और उड़न तश्तरी शब्द मेरा ख्याल है अमेरिका से आया, क्योंकि वहां पर जब पहली बार देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा आपने कहा, तो वहां पर वो सॉसर जैसी कोई चीज थी जिसको हमने हिंदी में उड़न तश्तरी कहना शुरू कर दिया। तो आपने जो देखा वो उड़न तश्तरी से कितना अलग था? क्योंकि अक्सर हम फिल्मों में और उपन्यासों में तो उड़न तश्तरी जैसी कोई चीज समझते हैं उसे जो आती है ना। उड़न तश्तरी जैसा तो उसका शेप था ही नहीं। इसका शेप तो एक ह्यूमनॉइड था, जैसे एक हिंदी पिक्चर था ना, उसी के अंदर आपने कोई मिल गया की बात कर रहे हैं आप? बस उसी में जैसा उसका नाम क्या था वो शायद आता है। वो जादू था सर, जादू। हाँ, जादू। तो जादू की तरह उसका था करीब करीब। अब पता नहीं वो 2004 की पहले की फिल्म है, बाद की फिल्म है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन उसको एक थोड़ा सा हेयर था, फिर उसको बॉडी थी, हाथ नहीं थे, और उसके पांव जैसे लगते थे। ऐसा उसका उस टाइम हमारा ऐसा ही फीलिंग रहा उसके बारे में। अच्छा, मतलब आप तो ये कह रहे हैं कुल मिलाकर कि वो उड़न तश्तरी या उस जैसी चीज तो थी नहीं, वो खुद में कोई एलियन जरूर हो सकता है जो देखने से लगता था, कोई मतलब इंसान जैसी आकृति है। हाँ, वो एलियन था या नहीं वो अपने आप में कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन ये चीज तो जरूर थी कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या है। जैसे मैंने काफी इसरो के अंदर ही काफी वैज्ञानिकों से बात हुई, काफी लोगों से बात होती थी, उसके बाद भी काफी लोगों से बात हुई, तो ये मतलब कई लोगों ने कई तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। कुछ लोगों का कहना ये था कि उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से उनका कहना था कि लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग, क्योंकि ये तो हम काफी इंडिया के अंदर थे, हिंदुस्तान के अंदर काफी है, उत्तर हिमाचल प्रदेश में होजा ग्लेशियर है, तो हमने उसको लाइन ऑफ साइट के भी प्लॉट करने की कोशिश की। तो वो इस वैली में थी कि किसी भी तरह से लाइन ऑफ साइट किसी और जमीन से नहीं बन सकती वहां। तो उसमें काफी लोगों ने बाद में कई चीजों की वजह से लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन सारे एक्सप्लेनेशन का कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाया, और इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। एलियन इन कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ओके। और सर कितने लोग उस वक्त आपके साथ थे जिन्होंने देखा? बाद में भाई बताया भी होगा, आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। और ये फोटोग्राफ्स वगैरह क्या पब्लिक स्पेस में है, हम लोग देख सकते हैं? वो फोटोग्राफ्स हमने सारे जो है सारे अथॉरिटीज को भेज दिए थे, जैसे इंडियन मिलिट्री को भेजे थे, फिर हमने वो सारे फोटोग्राफ इसरो के अंदर भी भेजे, फिर वहाँ के जो पुलिस जो सुपरिटेंडेंट थे कुल्लू के, उन्होंने से भी हमारी रिक्वेस्ट आई थी, हमने उनको भी वो भेजे। तो एक दो फोटोग्राफ शायद पब्लिक डोमेन में है, उसमें जो है इंडिया टुडे में देख सकते हैं वो एक दो फोटोग्राफ्स वहाँ। अच्छा सर, और कितने लोग थे जो इस वाकये के गवाह बने और बाद में खूब डिस्कशन किया होगा आपस में? हमने बाद में तो बहुत डिस्कशन रहा उसके ऊपर। इसमें करीब करीब मैं और मेरे एक जो अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के प्रोफेसर धर, वो थे। फिर उसके सिवा मेरे साथ दो और वैज्ञानिक थे जो इसरो से आए हुए थे, और उसके सिवा पांच लोग बाकी जो सपोर्टिंग लोग थे, मतलब कुक थे, पोर्टर्स थे, और ओवरऑल जो एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करने वाला टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं उस टाइप के लोग थे। तो करीब करीब अराउंड 9 to 10 पीपल थे जिन्होंने ये सारा वाकया देख लिया। तो सर, लेकिन अब मेरे मन में फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि नासा वगैरह इस पर खूब रिसर्च करता है, आप लोगों ने फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए, 10 लोग कम से कम गवाह के तौर पर उपलब्ध थे, फिर क्या कारण है कि इस तरफ कोई रिसर्च नहीं होता है, कोई बात नहीं हुई, फिर किसी को नहीं भेजा गया देखने समझने के लिए कि उस एरिया में ये गतिविधि बार बार हो रही है या नहीं? शुरू में तो काफी लोगों को इंटरेस्ट लगा, और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट कम हो गया उसके ऊपर, क्योंकि ऐसे वाकया तो बहुत होते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दो साइंटिफिक व्यूज है। एक व्यूज ये कहता है कि
इस एस्पेक्ट को हम ज्यादा परस्यू करने के बाद हमें कोई साइंटिफिक जो है एडवांसमेंट में हेल्प नहीं मिलेगी, और कुछ कहता है कि है। तो इसकी वजह से जो मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए तो काफी अध्ययन लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी यूएफओ साइटिंग के ऊपर उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो अनिल सर, मैं फिर से आपसे कुछ किस्से पूछूंगा, क्योंकि आपने पहले बताया था हमारी साथी को कि आपने और भी कई लोगों से मुलाकात की है जिनके ऐसे कुछ एनकाउंटर्स हुए हैं। अमिताभ सर का मुझे किस्सा सुनना है, और अमिताभ सर किस्सा सुनाइए अपना मजेदार वाला। अनिल जी वाले ने तो रोंगटे खड़े कर दिए, देख के आए हैं वो तो एलियन। किस्से के पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। जरूर जरूर। वो ये है कि जब 60s में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा है, उसके बाद मिसाइलों की टेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू होती है, उसी वही पीरियड है लगभग। और ये जर्मन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जब एक वो जर्मन जो साइंटिस्ट था वो यूएस माइग्रेट कर गया था, मिसाइल डेवलप होना, और दूसरा मिसाइल से बचाव करना, तो उसके लिए रडार डेवलप होने शुरू होते हैं। उसी दौर का एक किस्सा है जो काफी अमेरिका में मशहूर है, रॉसवेल इंसिडेंट। जी हाँ। और रॉसवेल इंसिडेंट में हुआ था कि मैक्सिको की एक रेंज है, न्यू मैक्सिको की रेंज, वहां पर एक यूएफओ आके गिरी, ऐसा अखबारों में छपा। और वहां पर जाके वहां पर साइंटिस्ट वहां पहुंच गए, उन्होंने वहां से जाके जो मटेरियल उसको रिकवर कर लिया, और कहा जाता है कि उसको छुपा दिया गया। आपका जब उसके बाद 60s के बाद जाके जब वो पूरा डिक्लासिफाई होते डॉक्यूमेंट, तो उसको रिवील होता है कि दरअसल वो एक वेदर बैलून था जो वहां क्रैश किया था। होता यह है कि वेदर बैलून बनाया, और वेदर बैलून का इस्तेमाल किया जाता है रडार डिटेक्शन के लिए भी। उन्होंने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की थी। तो उसमें जो मटेरियल बरामद हुआ वो बालसा बोर्ड और बहुत ही जो अपना फिल्म जी, जैसे मैलार जैसी फिल्म जैसा उस तरह का मटेरियल है, और उसमें अजीबो तरीके ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। दरअसल वो मार्केट में मतलब नॉर्मली मिलने वाले ऐसे सेलो टेप टाइप का मटेरियल था जो उसके ऊपर चिपका के उसको जोड़ने के लिए किया गया था। तो दरअसल जो पूरा किस्सा था, एक क्योंकि उस टाइम वो पीरियड है जब उसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट मुगल, उसको सीक्रेट रखा गया था कि रशिया के या दुश्मन देशों के मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए वेदर बैलून का मॉडिफाई करके इस्तेमाल करना। तो बाद में आके रिवील होता है कि वो कैसा एलियन यूएफओ नहीं था, दरअसल वो ऑर्डिनरी एक वेदर बैलून था। दरअसल इस तरह के किस्सों की शुरुआत ये वही दौर है कि जब दोनों देश और कई सारे देश ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, नए किस्म के एरोप्लेन डेवलप करना, रडार टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ऐसे स्टिलिथ विमान डेवलप करना कि जो आसानी से डिटेक्ट नहीं हो। मेरा जो किस्सा है जो मैंने डिटेक्ट किया था वो खासतौर पे आपका ये हम लोग ऐसे ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं, ये ग्लेशियर एक्सपेडिशन में गए थे हम लोग दिल्ली के पास, जो अपना एक जगह है जैसे कि नूह है जो अपना थोड़ा हरियाणा में पड़ता है। हम लोग नेहरू प्लानिटोरियम के काफी सारे एंथुसियास्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए कितनी रातें हम लोग गए, बियाबान में भटके, जंगलों में भटके, भूत प्रेत तो कभी मिला नहीं, सोचते थे कभी शायद कोई एलियन मिल जाए, और दूरबीन लगा के सारी रात आकाश देखते थे। तो ऐसे ही एक दिन हमको अचानक आकाश में लगा कोई लाइट ब्लिंक जैसे हो रही है। 2004 के आसपास का किस्सा होगा, ये भी लगभग 4 या 5 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं, डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, हमने उसको अपना ईमेल में या चेक करना पड़ेगा कब हुआ था ये। तो उसमें लाइट ब्लिंक हो रही, कोई नई बात नहीं है, आसपास में कोई एरोप्लेन हो सकता है, वहां से क्रॉस हो रहा, उसकी लाइट ब्लिंक हो सकती है। खास बात ये थी कि वो आकाश में एक ही जगह टंगा हुआ था। थोड़ी देर को देखा वो लाइट ब्लिंक, थोड़ी देर में वो लाइट ब्लिंक करती थी, इतनी ब्राइट भी नहीं थी कि आंख से एकदम से आप देखो तो देखिए आपको ऐसा फील होता है कुछ होता है। फिर आपने बाइनोकुलर टेलीस्कोप उस तरफ पॉइंट किया तो देखा कि वहां पे कुछ लाइट ब्लिंक हो रही है, और उसका काफी देर तक करीब हम लोग ने 2-3 घंटे तक ऑब्जर्व करते रहे। तो एक ही जगह जैसे कि लाइट टंगी हुई है, तो काफी सनसनी फैल गई। तो हमने जब देखा तो किसी ने कुछ हुआ, ऐसे बोले यहाँ पे कुछ हुआ, तो पूरी रात हम लोग हुआ करते रहे। मोस्ट प्रोबेबली वो कोई ऐसी सैटेलाइट है कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होना चाहिए। दिक्कत एक ही थी कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इतनी हाइट पे होती है तो वहां से इस तरह की कोई इसमें से बत्ती भी लगी थी एरोप्लेन जैसी जो ब्लिंक करे, तो या किसी ने कोई अपना कोई कंडील होती है उड़ाते हैं। एक बार कंडील से भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि चांदनी लाइट उसमें लोग लगाते हैं, आकाश में उड़ती दिखती है। तो इस तरह के इंसिडेंट तो रिपोर्ट जो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते बहुत हुए, लेकिन हमारी कोशिश होती है उसको एक्सप्लेन कैसे, क्योंकि दरअसल अनएक्सप्लेन छोड़ देना में तो बहुत मजा आता है कि आपको मतलब किससे सुनाते रहो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में, उसको समझने में भी उतना ही ज्यादा मजा आता है। तो दुनिया, आप कल्पना करिए कि दुनिया भर में कितने सारे टेलीस्कोप, शायद आकाश का चप्पा बोले, एक डिग्री स्क्वायर आकाश का लगातार कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेशन में लगभग रहता है। आज की दुनिया में इतने सारे जगह से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वहां कोई ऐसी चीज का मिलना, उसको खास बात होती है कि हमारे देखने में
या कुछ गलती भी हो सकती है, हम देख रहे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, हमारी समझ में भी गलती हो सकती है। तो वैज्ञानिक ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो हम देख रहे हैं तो उसका कोई मतलब एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है क्या। और आमतौर पे जो दिक्कत है कि आम आदमियों को ज्यादा दिखता है, कुछ वैज्ञानिकों के भी ऐसे ऑब्जर्वेशन है, जैसे हमने हुआ देखा जिन्होंने किसी को ह्यूमनॉइड शेप देखी। हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि उसको समझने की उसका कोई एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है जो अर्थली एक्सप्लेनेशन, अर्थली से मतलब जो हमारी फिजिकल साइंस है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो उसके हमें तलाश करना कि उसका क्या एक्सप्लेनेशन होता है। साइंस में इसी बात का मजा है कि अनएक्सप्लेन को एक्सप्लेन करना। तो वैज्ञानिक ये नहीं कहते हैं कि ऐसा कोई धरती के अलावा कोई जीवन नहीं हो सकता है, हमें पता नहीं कि जीवन है कि नहीं। और जितने भी अभी तरह के इस तरह के जो यूएफओ साइटिंग्स हैं उनका जब भी साइंटिफिकली एनालिसिस किया गया है, उसको प्रोसेस किया गया है, तो उसमें हमेशा कोई आम चीज ही निकली है। और सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा जो था, आपके टीवी चैनल के एक बार मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कलकत्ता में किसी ने कोई यूएफओ देखी। ठीक है, आगे देखते हैं तो कलकत्ता में क्या यूएफओ देखी। फिर रात को 3 बजे हमारे जो साहब थे उठ के बाथरूम की उनको याद सताई, मतलब बाथरूम की जरूरत महसूस हुई, बाथरूम गए, उन्होंने खिड़की से देखा कि बाहर कोई लाइट आकाश में दिख रही है उनको, बहुत तेज ब्राइट लाइट। तो उन्होंने अपना हैंडी कैम लिया, हैंडी कैम उसे पॉइंट किया, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड किया तो बड़ा अजीब तरह का उसमें शेप उसकी शिफ्टिंग हो रही है, कलर्स ब्लीड हो रहे हैं। और वीडियो मैंने भी देखा, वीडियो उस पर दिखाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि अभी इसको देख के कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्या चीज है। कि मैंने कहा मुझे एक रात का वक्त दीजिए, मैं इसको फिर से रीऑब्जर्व करना चाहूंगा। वापस अपने घर गया, रात को पूरी रात छत पे बैठा, मैंने अपना भी हैंडी कैम निकाला और देखा करीब 3 बजे नहीं, इसके थोड़ी देर के बाद मुझे आकाश में ऐसी लाइट दिखनी शुरू हुई। उसके मैं बिजली की लाइटों को भी रिकॉर्ड करता रहा, किसी तारों की लाइट को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो दरअसल होता था कि हैंडी कैम का जो सिस्टम है वो उस पर फोकस नहीं कर पाता है। तो हैंडी कैम का जनरली जो फोकसिंग सिस्टम होता है, आउट ऑफ फोकस, वो बेसिकली रेंज फाइंडर होता है, उसमें एक इंफ्रारेड बीम एमिट करता है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उससे डिस्टेंस मेजर करता है और उसका आउट ऑफ फोकस करता है। अब बहुत दूर की कोई लाइट है जो फेंट है, स्टार है, उनको फोकस नहीं कर सकता है। तो लगातार वो फोकस करने की कोशिश करेगा, डिफोकस होगा, तो अजीब तरह की शेप शिफ्टिंग, कलर ब्लीड होना, उसका बहुत ही नॉर्मल इफेक्ट है। जब वो टाइम था कि वीनस राइज कर रहा था आकाश में, और वीनस की ओर जब मैंने उसको पॉइंट किया और हैंडी कैम से रिकॉर्ड किया, एग्जैक्टली सेम जो कलकत्ता के सरदार जी ने देखा था, मुझे उसके हैंडी कैम के पिक्चर में नजर आना शुरू हो गया। तो फिर ऐसा होता है कि अचानक से आपका जो सारा एक्साइटमेंट है वो भुज से नीचे बैठ जाता है और वो एक ऑर्डनरी चीज निकलती है। लेकिन इससे हम कभी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। दरअसल यही मजा है कि जो इतनी बड़ी मिस्ट्री थी, स्कूबी डूबी का जैसा किस्सा होता है, हमको उसकी हवा निकालने में ज्यादा मजा आता है। ये तो ठीक है, आपने तो जो देखा उसकी हवा निकाल दी। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और चंद सेकंडों में लौटते हैं और ब्रेक के उस पार बात करेंगे ऐसी महिला की जिसने जिंदगी भर एलियंस से मिलने का दावा किया और उसका कहना है कि किसी अनजान ग्रह पर जाकर उसने बच्चे को भी जन्म दिया था। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं 2 साइंटिस्ट, अनिल कुलकर्णी जो इसरो में 30 साल तक काम करते रहे और जिनका मानना है कि उनका यूएफओ से एनकाउंटर हुआ है, और अमिताभ पांडे भी हैं जो यूएफओज की कितनी ही थ्योरीज को ध्वस्त कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं एक किस्सा बताता हूं और वैसे आपको मालूम भी होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, अनिल सर आपने भी सुना देखा होगा, कि जिन्होंने कहा है कि भाई हमको एलियंस मिले हैं, कई बार तो कई बार मिले हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो उड़न तश्तरियों तक में गए हैं। और एलिजाबेथ क्लेरर नाम की एक महिला थी साउथ अफ्रीका में, 1956 में उन्होंने पहला क्लेम किया था कि मैं एलियन से मिली हूं, और आने वाले 10 सालों तक वो लगातार मिली। उन्होंने यहां तक कहा कि एक एलियन जो था उसका नाम कुछ बताया, उससे प्रेम की बात हुई, उसने बताया कि तुम पुनर्जन्म हो मेरी प्रेमिका का, और उन्होंने ये तक दावा किया कि बच्चा पैदा किया है मैंने उस ग्रह पर जाकर। और सोचिए, और उन्होंने इस पर किताबें लिखी, 84 साल तक वो जीवित रही, लगातार लेक्चर सीरीज हुई उनकी, बहुत सारे वैज्ञानिक पत्रकार उनसे मिले, कई बार उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एलियन उनसे मिल रहे थे, मतलब उनकी बहन भी थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ हमने देखा। और उनका ये कहना था
कि जैसे मैन इन ब्लैक एक फिल्म थी, उसमें बताया कि कुछ एलियंस रूप बदल के धरती पर रहते हैं। तो उनका ये कहना था, मैन इन ब्लैक से तो बहुत पहले की बात है, 56 में, उन्होंने कहा कि ये एलियन ये बताते हैं कि हमारे ग्रह के बहुत सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। एलिजाबेथ क्लेरर की तरह बहुत सारे लोगों का दावा है। तो अनिल सर से मुझे पूछना था कि क्या इस तरह के दावे इंडिया में भी हुए हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत हैं, गूगल पे तमाम पढ़े हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत कुछ है। यहाँ तक के दावे किसी ने किए हो ऐसा मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्या हुआ कि जब ये इंसिडेंट हुआ और जब अमिताभ जी कह रहे थे कि हमें सच में इसके बाद के इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत मजा आते हैं, और मैं उनसे बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो हमने जो देखा, फिर उसके बाद विंटर शुरू हुआ और फिर हम वहां जा नहीं पाए। तो अगले साल हमने 2-3 साल लगातार हमने इसके ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि ये क्या था और क्या ये हम रैशनली एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। और उसमें हमें काफी सपोर्ट था, मतलब काफी लोगों का सपोर्ट था, मतलब डिफेंस फोर्सेस का भी सपोर्ट था, और हमें काफी क्योंकि हम इसरो में काम करते थे इसलिए काफी गवर्नमेंट एजेंसी का भी सपोर्ट था। तो हमने पहले ये वहां के जो लोग रहते थे उनसे ये जानने की कोशिश की कि इन्होंने कभी ऐसी चीज इस एरिया में देखी है या नहीं देखी है। तो हमें एक ग्यास्पा करके गांव है जो लाहौल स्पीति में आता है, वहां हमने लोगों ने कहा कि यहाँ एक बुद्ध जो है वो भिक्षुक है, उन्होंने ये चीज देखी है और ये मान्यता है लाहौल स्पीति के रीजन में कि यहाँ परियां आती है नहाने के लिए। तो ये एक साइंटिफिकली बहुत इंटरेस्टिंग चीज ना हो, लेकिन सोशोलॉजिकली और कल्चरली एक बड़ी इम्पोर्टेंट अहम चीज थी। और उसमें से काफी लाहौल स्पीति के लोगों का हमें काफी फोन आते थे, वो कहते थे कि आपने परियां देखी है और इन्होंने भी देखी है, ऐसा वैसा। तो हमने सोचा कि चलो इस साल जो है वहां जाके, उस गांव में जाके ये जो है जो बौद्ध जो है उनके साथ हम जाके बैठते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा जी। तो हम पहुंचे वहां, लेकिन वो एक मॉन्स्ट्री बहुत ऊपर थी। हम वहां तक पहुंचे, लेकिन वो उस टाइम काफी एजेड थे और काफी डीप मेडिटेशन में थे, तो उनसे हमारी तो बात नहीं हो पाई। लेकिन उनके साथ जो काफी लोग थे जिनको उन्होंने अपने यंग एज में देखा था, ये चीजें देखी थी, उसके बारे में हमें किससे सुनाए और कहा कि किस तरह से यहाँ काफी लोगों ने उसको देखा है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स है जो ऑर्डिनरी लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इस एरिया में जरूर देखे जाते हैं। और रिसेंटली आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी कि लाहौल स्पीति के अंदर भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट कुछ लोगों ने देखा है। तो इस एरिया की हिस्ट्री रही है कि कुछ ना कुछ अनएक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स लोग देखते रहते हैं। उसमें कई सारे तर्क किए जा सकते हैं कि क्यों सी वजह से वो देखा जा सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन ये पिन पॉइंट नहीं अभी तक कर पाए हम और कोई। तो एक जरूर ही कुछ हद तक ये पहेली रही है कि हमने क्या देखा और उसके मायने क्या है। मैं एक चीज और कह रहा था सर कि ठीक है, मतलब मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश की। कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो अपने स्तर पर मैगजीन्स निकालते हैं, यूएफओज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा कोई गंभीर सरकारी प्रयास नहीं दिखाई दिया। नासा का जरूर दिखाई देता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि यूरी जेलर नाम के एक ब्रिटिश इजरायली जादूगर हुए हैं जो दिमाग कंट्रोल करने के लिए बड़े मशहूर थे और सीआईए बहुत प्रभावित था उनसे। तो उन्हें नासा बेस में बुलाया गया था मैरीलैंड में 1974 में, और वहां उन्हें एक इंजीनियर मिले, उनका नाम था वर्नहर वॉन ब्रॉन। और उन इंजीनियर साहब ने यूरी को एक मेटल का टुकड़ा दिखाया और खुद ब्रॉन ने माना कि ये हमारी धरती का नहीं है बल्कि एक यूएफओ का है जो क्रैश कर गया था। और फिर एक फ्रिज भी देखा यूरी ने नासा में ही, और उसमें बहुत सा ऐसा कंटेंट रखा है जिसके बारे में यूरी ने कहा कि मैं खुलकर नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ हूं। तो इस पर आपका क्या कहना है? अक्सर एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने जरूर संपर्क किया है। यूरी का भी दावा है कि हम 50 सालों से संपर्क में हैं। तो ऐसे दावों के बारे में भी आपने पढ़ा सुना होगा। अनिल सर, अमिताभ सर, एक एक करके बताइए आप। हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस तरह के बहुत दावे हैं
लेकिन उसमें एक आपका पहले सवाल एक जो छूट गया उसका थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूंगा जी अमिताभ कि सिंह। लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उनको एलियन मिले हैं, एलियन से उन्होंने किडनैप कर लिया है। तो इस भाषा में 3 कैटेगरी में डिवाइड थे। एक होता है क्लोज कॉन्टैक्ट फर्स्ट काइंड, है ना, जिसमें आप लोगों को साइटिंग किया। दूसरा आप उसमें उनको देखा, दूर से देखा, मतलब उनको मिले, फिर उनसे आपने इंटरेक्शन किया, थर्ड काइंड क्लोज कॉन्टैक्ट और थर्ड काइंड। और आपने फोर्थ काइंड बता दिया कि उन्होंने ब्याह भी कर लिया और बच्चे भी पैदा कर सेक्सुअल, यस यस। दिस इज समथिंग स्ट्रेंज इन द सेंस कि ये पॉसिबल नहीं है। धरती पर भी जो 2 अलग जातियों के बीच में इस तरह का ब्रीडिंग इज इम्पॉसिबल। इसके ऊपर साइकोलॉजिस्टों ने काफी स्टडी किया है और ये होता है कि दरअसल हम अपनी जो करंट सिचुएशन है, उसकी हमारी जिंदगी की जो जद्दोजहद है, जिंदगी की परेशानियां हैं, व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, राष्ट्रीय भी हो सकती है, उससे एस्केप करने की कोशिश ये इस तरह के थिंकिंग में रिफ्लेक्ट होती है। तो हम सोचते हैं कि पहले परियां होती थी, भूत प्रेत होते थे, तो वो साइंटिफिक एज आने के बाद, कैमरे के इन्वेंशन के बाद अब भूत प्रेत पॉसिबल नहीं रह गए। क्या आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी देख रहे हैं उसको देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब वो जो भूत प्रेत जो थे वो एलियन में कन्वर्ट हो गए हैं और जो उड़न खटोले थे वो यूएफओ बन गए। तो दरअसल वो जो हमारा माइंडसेट है उसी का ये तरह का मॉडर्न एज का कंटिन्यूएशन है। तो अगर इस तरह का, पहली बात तो कि एलियन, पहले तो एक और समझना हमको जरूरी होगा, कितने भी वैज्ञानिक लगातार उनको एक कोई इस तरह की कंफर्म साइटिंग नहीं मिलती है, लेकिन आम आदमी बहुत रिपोर्ट करते हैं। उसमें दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी जो आती है वो ये है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका उनको अंदाजा नहीं है। दरअसल हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है जो हमारे सौर मंडल के सबसे पास का, वो इतना दूर है कि वहां से रोशनी को आने में ही 4.25 साल लग जाए। और हमारी आकाश गंगा इतनी बड़ी है कि आकाश गंगा के दूसरे सिरे से रोशनी आने में, जो रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, उस रोशनी को धरती तक, मतलब दूसरे कोने से दूसरे कोने तक जाने में आपको 1 लाख साल रोशनी को लग जाएगा। तो उसके लिए जो एलियन सिविलाइजेशन होगी, जो इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सके, उसको हमारी करंट टेक्नोलॉजी से कम 100, 200, 1000 साल आगे का होना पड़ेगा। और इस तरह की कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो, और ऐसा कोई मटेरियल जिसका आप क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे ऐसा मेटल का टुकड़ा था, अगर होता तो वैज्ञानिकों को तो अपने जो स्थापित सत्य को तोड़ने में ज्यादा मजा आता है। और कोई अगर कोई मतलब आइंस्टाइन को गलत प्रूव कर दे, उसको फटाक से नोबेल प्राइज मिल जाएगा अगले दिन। अगले दिन से मजाक में कहता हूँ, जैसे वो प्रमाणित हो जाएगा गलत है आइंस्टाइन, तो एक नया एक क्या आइंस्टाइन को फेल करने में कम से कम 10-12 नोबेल प्राइज मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई एलियन की कंफर्म साइटिंग, यूएफओ की साइटिंग जो वेरीफाइबल है और कंफर्म होती है, ऐसा कोई मटेरियल का है जो ऐसा कोई धरती पर उस तरह का नहीं हो सकता है, जो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जितने तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में, उन सारे एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है। बल्कि आर्टिफिशियल एलिमेंट भी बना लिए गए हैं, कोई ऐसी मेटल, ऐसा एलिमेंट जो भी एग्जिस्ट भी नहीं करता, उसको लैब में सिंथेसाइज कर दिया गया है। कितने ऐसे जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक तो लगातार जो नहीं पॉसिबल उसको भी पॉसिबल करने में लगे रहते हैं। तो अगर वाकई पॉसिबल ऐसा कुछ होना, तो हम तो भाई खुली बाहों से एलियन का स्वागत करेंगे। हमें भी ले चलो, अपनी दुनिया दिखाओ और कुछ अपनी टेक्नोलॉजी हमें भी सिखाओ, पूरी सभ्यता की दिशा बदल जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल चेंज उसके बाद आएंगे, उनकी हम आज इमेजिन करना हमारे लिए संभव है। जी, पर सर अभी आपने एक शायद वीडियो देखा हो, हाल ही में आया था और अमेरिका से वो रिलीज हुआ और मिलिट्री ने किया। उन्हें एक समंदर के ऊपर उड़ती हुई कोई गोल सी चीज दिखाई दी थी और अभी तो वो यूट्यूब पर खूब चल रहा है और वो मान रहे हैं, मतलब पेंटागन ने इसको माना है, फॉर्मली रिलीज किया है कि हाँ ये कुछ ऐसा है जिसे हम यूएफओ कह सकते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है। और बराक ओबामा ने, मैं उनका बयान भी सुन रहा था एक जगह एक बार, तो उन्होंने भी ये कभी मना नहीं किया कि नहीं है। उन्होंने भी ये कहा कि हाँ कुछ चीजें लगातार दिखाई दी हैं सॉसर जैसी, लेकिन वो इतनी तेज हैं कि हमारी मिलिट्री उतनी तेज नहीं। मैं इसमें कुछ थोड़ा आगे कहना चाहता हूँ। जी अनिल सर बताइए। जो यूएसए में रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें आपने वो भी जिक्र किया, जो पेंटागन ने, उनका जो आर्म फोर्सेस है, उन्होंने भी उसके अंदर वो, हाँ सर मैं इसमें जोड़ देता हूँ कि रिपोर्ट की बात, जी हाँ, रिपोर्ट तो है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की, जिसमें 9 पेज की रिपोर्ट है। और ये जो वीडियो है ये तो खैर 1-2 महीने से चल रहा है सर। जी 1-2 मिनट का है। तो उसमें उन्होंने ऐसा, मुझे लगता है कि उन्होंने 144 उनके जो पायलट्स है, जिन्होंने 144 ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट किए थे पेंटागन को, या जो उनके सीक्रेट सर्विसेज थे उनके रिपोर्ट किए थे कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए थे। और उसमें से जो कांग्रेस को, जो यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया है, उन्होंने ऐसा कहा है कि उनमें से
डजन इंसिडेंट्स ऐसे हैं, उसके बारे में हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वो क्या है। तो समझ लीजिए कि एक से 140 में से ऐसे 10-12 इंसिडेंट्स है, उसके बारे में पेंटागन और जो इनके सीक्रेट सर्विसेज है उनको उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। कांग्रेस का इंटरेस्ट किसी अलग कारणों से इसमें रहा है कि यूएस कांग्रेस का सोचना ये रहा है कि क्या कोई और जो कॉम्पिटिटिव कंट्री है उनके पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमें समझ नहीं है। इसकी वजह से कांग्रेस इसके पीछे गई, अमेरिकन कांग्रेस उसके पीछे गई कि भाई ये रिपोर्ट हमें बताइए, और ये हमारे लिए जरूरी है जानना कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज के पास है, जैसे रशिया के पास है या चाइना के पास है, जिसके बारे में हमें समझ नहीं है जी। लेकिन उसका जो मोटे तौर पर ये कंक्लूजन निकला कि ऐसे 10-12 इंसिडेंट है उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, और वो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी और प्रेजेंट नॉलेज से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये एक उस तरह से जो है पहेली बनी रही है कि अब ये हमें जानना जरूरी है कि जो अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना है और ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट टेरेस्ट्रियल ओरिजिन से है या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन से है, उसके बारे में हमारे पास अब कोई बहुत ज्यादा कंक्लूडिंग एविडेंसेस नहीं है, लेकिन जरूर ऐसे इंसिडेंट लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। अमिताभ सर, आपने देखा है वो वीडियो जो अभी जिसके बारे में बात हो रही है? मैंने ऐसा वीडियो तो देखा तो नहीं है, लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको सब्जेक्ट को समझने के लिए, कि हम कल्पना करते हैं कि दूसरे ग्रहों से स्पेसशिप आ रहे हैं, जिनको हम यूएफओ कहते हैं और हिंदी में उड़न तस्तरी कहते हैं। उड़न तस्तरी दरअसल एक बहुत बड़ा मतलब मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब होता है कि गलत नाम रखा गया था उस फिनोमेना का, क्योंकि जिसने पहली बार रिपोर्ट किया था उड़न तस्तरी का, फ्लाइंग सॉसर का, उसने ये नहीं कहा था कि तस्तरी की शेप की कोई चीज है। उसने ये कहा था कि जैसे कि हम फ्रिस्बी को या किसी प्लेट को हम पानी पे स्किप कराते हैं, उस तरह से जंप उस तरह से स्किप करती हुई जा रही थी। बस मतलब लाइक ए सॉसर जैसे स्किप हो रही असत। तो फ्लाइंग सॉसर का वहां से टर्म आया, उसका शेप डिस्क जैसा नहीं था। बहुत ही क्लियर इस बारे में उसने रिपोर्ट, जो ओरिजिनल रिपोर्ट का ये मामला था जी। एक हमको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज सोचनी चाहिए कि भाई एलियन धरती पर आखिर आएंगे क्या। आप सोचिए कि आपके पास स्पेसशिप है, आपको जाना है दूर तारों के 100-200 प्रकाश 2000 प्रकाश पर दूर जाना है और वहां जाके वहां की स्टडी करना है। तो आप कल्पना करिए कि वहां जाके एक छोटे से गांव में आप लैंड करें और वहां के गांव वालों के साथ पिकअप रूम खोलें और किसी एलियन सुंदरी के साथ इश्क रचा के वापस आ जाएं और यहाँ पे आके अपने जाके रिपोर्ट बना करें, ठीक है ना। और जो कि ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि अगर कोई दूसरे ग्रह पे हम जा रहे हैं, अगर कोई भी सिविलाइज जो एलियन है वो दरअसल किसी भी, आप मान लो मंगल पे बैक्टीरिया भी मिल जाएगा, तो हम धरतीवासियों के लिए बाकायदा जो उसका जो प्रोटोकॉल है उसमें इंस्ट्रक्शन है कि मार्स पे हम लैंड ना करें। कोई भी लाइफ फॉर्म अगर वहां मिल जाती है क्योंकि मार्स की अपनी लाइफ उससे डिस्टर्ब होगी हमारे लैंडिंग से। तो कल्पना करिए कि जो सभ्यता हजारों प्रकाश वर्ष दूर की डिस्टेंस तय कर धरती पे आएगी, जिसकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। खाली टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी, वो सिविलाइजेशन में भी हमसे ज्यादा एडवांस होंगे। नहीं तो वहीं मर खप जाएंगे जैसा धरती पे आज लड़े मर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे। और हमारे लिए संभव नहीं है कि आगे उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए अगर इन चीजों से ऊपर नहीं उठते हैं। तो ऐसे एलियन जब धरती पे आएंगे यहाँ पर तो निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा सिविलाइज होंगे। और लेकिन उनको यह जरूरत किस चीज की होगी, या जमीन के लिए आएंगे, मिनरल्स के लिए आएंगे, हमारे गायों के लिए आएंगे, एलियन गाय उठा के ले जा सकते हैं। तो ये नामराद एलियन यहाँ पे सिर्फ दूध लेने के इतने दूर वहां से आएंगे, हम यहाँ से बोल देंगे अपने हरियाणा वालों के कि भाई वहां दूध भिजवा दो। ये बहुत बड़ा मजाक लगता है किस तरह से, क्योंकि इतना एक मतलब कि जो एलियन सभ्यता धरती तक आ सकती है हजारों प्रकाश दूर, उसको बीच में कितने सारे ऐसे प्लैनेट मिलेंगे, कितने सारे मून मिलेंगे, मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, नेचुरल मटेरियल के यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है। उसके लिए धरती पर आके बेचारे धरतीवासियों को परेशान करना, उनको सताना, उनको इश्क करके शादी ब्याह करके छोड़ के भाग जाना, ये सब हरकतें बहुत मुझे मतलब मजा नहीं आ रहा है इनको सुनने। वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं संभव है कि किसी ग्रह पर नासा और इसरो जैसी कुछ संस्थाएं हों जो ये कोशिश कर रही हों कि दूसरे ग्रह पर, धरती जैसे ग्रहों पर जहां पर जीवन है, उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जाना जाए। और हो सकता है उसी सिलसिले में कभी वाकई बहुत सीरियसली खोज चल रही है, आज से नहीं चल रही है। जब से मैं होश संभाला है, जवान हुआ हूँ, पढ़ना लिखना शुरू किया है, तो काफी बड़ा सीरियस प्रोजेक्ट था सेटी मिशन। सेटी मिशन का जो पूरा बेसिक हाइपोथेसिस था, उसका ये था, मतलब जो प्रेमाइसिस था कि अगर कोई एलियन सभ्यताएं हैं जो दूसरे तारों के ग्रहों पर विकसित हुई हैं,
तो नेचुरली उन्होंने टेक्नोलॉजी भी डेवलप की होगी। और टेक्नोलॉजी डेवलप, आपको स्पेसशिप बनाने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन के लिए, इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट मीन रेडियो वेव्स ही है, क्योंकि उसके लिए आप दूसरे, क्योंकि अगर कोई रेडिएशन यूज करेंगे तो वो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि डस्ट और जो गैस है इन सबको, धूल धुएं धक्कड़ को इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स पार कर सकती है। तो नेचुरली जिस तरह की रेडियो वेव हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह की, क्योंकि यूनिवर्स भी इसी तरह के मटेरियल का बना हुआ है, तो वो लोग भी रेडियो वेव का इस्तेमाल करते होंगे। तो क्या एलियन आपस में कम्युनिकेशन के लिए या हमसे धरती पर कोई मैसेज भेज रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जाए, उनको स्नूप किया जाए। तो ये स्नूपिंग की, इंटरसेप्ट करने की कोशिश पिछले मेरे ख्याल से लगभग 50 साल से ऊपर हो गए हैं। अभी तक मैंने भी काफी टाइम अपने, मेरे कंप्यूटर में सेटी का एक प्रोग्राम चलता रहता था, जो बैकग्राउंड में क्या होता था कि स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल की एनालिसिस करता था। रेडियो टेलीस्कोप और वहां से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको स्टोर किया जाता था और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का भी ये बहुत बड़ा प्रयोग था, और एक तरह से कि पूरी दुनिया भर में हजारों वॉलंटियर इस तरह से काम में लगे रहते थे। इतने सालों से, मतलब मेरे ख्याल से ये आपका लेट 90s में शुरू हुआ था, कार्ल सागन के इंस्पिरेशन से। कार्ल सागन जो मशहूर वैज्ञानिक हैं, उसका पार्ट थे इस मिशन का, ठीक है। तो आज तक एक भी सिग्नल कंफर्म नहीं मिला, एक मिला था, मतलब उसके बारे में आज तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। मतलब अमिताभ सर, तो जो आवाजें अंतरिक्ष में आती हैं, जो सुनाई देती हैं, रेडियो सिग्नल्स, वो सब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए और आप उस पर स्टडी कर रहे थे, ऐसा कह रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। और उसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल सिग्नल नहीं मिला। तो भाई जो स्पेसशिप बना सकता है वो नेचुरली कम्युनिकेशन की रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। दरअसल आज टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमने दूसरे तारों के ग्रह ढूंढ निकाले हैं, और उसमें कुछ ग्रह ऐसे भी मिले हैं, सैकड़ों की संख्या जिनमें, जो धरती जैसे ग्रह हैं, अर्थ लाइक प्लैनेट्स, उनका एटमॉस्फेयर भी पॉसिबल है। तो अगला जो मिशन जा रहा है, स्पेस मिशन जो है आपका, स्पेस टेलीस्कोप जो जा रहा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसका काम ही, इसका और कामों के अलावा ऐसे तारों के जो ग्रह हमको अभी जो ढूंढे गए हैं, उनके एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। तो वैज्ञानिक एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले तारों के ग्रह ढूंढना, उन ग्रहों के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, क्या उनका एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर है, क्या उसके एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी गैस मौजूद है जो जीवन के कारण पैदा होती है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दरअसल हमारे लिए जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन अर्थ पे लाइफ का प्रोडक्ट है। किसी भी नेचुरल कंडीशन में जहाँ पे लाइफ नहीं है, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में नहीं रह सकती है, जो तुरंत मेटल से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और फ्री ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अगर किसी ग्रह पे काफी मात्रा में फ्री गैस मिलती है, तो वहां पे कोई ऐसी प्रोसेस हो रही है कि जो ऑक्सीजन पैदा कर रही है। धरती पे जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्लांट्स पैदा करती है। मीथेन गैस होती है, जो भी आपका जो बैक्टीरिया के प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह की गैस, जो अनस्टेबल गैसेज अगर एटमॉस्फेयर में है, तो कोई ना कोई ऐसी क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस उन गैसों को पैदा कर सकती है, या बायोलॉजिकल कारणों से पैदा हो रहे हैं किसी जीव की एक्टिविटी के काम पे। तो वैज्ञानिक अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि उन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की यहाँ बैठे बैठे एनालिसिस कर सकें। जो नेक्स्ट टेलीस्कोप जाएगा स्पेस में, हबल के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो हम तो लगातार कोशिश, हम तो बहुत खुशी होगी कभी जीवन मिल जाए। हम तो उस दिन, मतलब वैज्ञानिक हिंदी में बोले तो उस दिन नंगे दौड़ेंगे सड़कों पे, जैसे 8 मिनट दौड़ेंगे, यूरेका मूवमेंट। दैट इज गोइंग टू बी बिगेस्ट यूरेका मूवमेंट इफ वी डिस्कवर इवन बैक्टीरियल लाइफ इन यूनिवर्स। ओके, अब लाइफ, मतलब इंटेलिजेंट लाइफ की, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात तो बहुत दूर। एक सिंपल, अभी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में हमको किसी भी ग्रह पर अभी तक धरती के अलावा लाइफ का कोई एविडेंस नहीं मिला है। मंगल पे संभावना थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि उसकी जो सतह है धरती से इतनी मिलती होने के बावजूद भी इतनी अलग है। तो जरा सा कंडीशन फर्क हुआ, उसका साइज थोड़ा छोटा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो स्पेस रेडिएशन के, उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो सन के रेडिएशन से उसका एटमॉस्फेयर स्ट्रिप ऑफ हो गया, मेटेराइट के बम्बार्डमेंट से, एस्टेरॉइड के बम्बार्डमेंट से, उसका एक्सिस का टिप थोड़ा सा कम है। धरती का जो पूरा, जो एकदम बोलना चाहिए कि एक जन्नत है हमारी, जिसमें हमें धरती के लिए सारी हमको जीवन की सुविधाएं जो हमको मिलती हैं, वो जरा सी कंडीशन बदलते ही वो प्लैनेट की कंडीशन चेंज हो जाती है। जीवन अपने आप में, उसको वैज्ञानिक मिरेकल तो नहीं मानते, लगभग इम्पॉसिबल ऑड है लाइफ का एग्जिस्टेंस धरती पर पैदा होना, इतने समय तक बने रहना। क्योंकि जरा सी कंडीशन, वीनस को देख लीजिए, धरती से थोड़ा सा ही छोटा है, सूरज के ज्यादा नजदीक होने के कारण उसका टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है, 450 डिग्री से भी ज्यादा होता है। तो हर एक तारे के आसपास एक बेल्ट होता है, जिसको बोलते हैं ग्रीन बेल्ट बोल सकते हो, या लाइफ जोन कह सकते हैं। उस जोन में क्या होता है कि इतना टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता है कि पानी भाप बन के उड़ जाए, और इतना कम नहीं होता कि हमेशा जमा रहे। तो जहाँ पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसी जगहों पर हम किसी हर तारे के आसपास अगर वहां ग्रह मौजूद है, तो वहां पे जीवन की तलाश अभी पिछले 15-20 वर्षों में शुरू हुई है। आगे इसमें बहुत सारे नए परिणाम आने की, बहुत उत्साहजनक परिणाम आने की संभावना है। वही मैं कह रहा था अमिताभ सर कि कई बार जब मैं बारीकी से सोचता हूँ तो पाता हूं कि ये धरती जो है अपनी धुरी पर निश्चित गति से घूमती है, परिक्रमा करती है,
और कितने एस्टेरॉइड्स आते हैं, कितनी सारी गैसेस हैं, मतलब कितना मुश्किल है जीवन का होना, लेकिन फिर भी यहाँ है। और शायद इसलिए कहते हैं कि सबसे खूबसूरत ग्रह धरती है। तो खैर, वक्त एक ब्रेक का है और जब चंद सेकंड बाद लौटेंगे तो समझेंगे कि क्या मंगल और चंद्रमा पर जीवन हो सकता है। अजी सुनते हो? सुनो सुनो सुनो, सुनिए, कहिए कहिए ना। सुनिए, खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना, आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। सुनिए। वेलकम बैक। पढ़ाकू नितिन में मेरे साथ हैं दो साइंटिस्ट, अनिल कुलकर्णी जी और अमिताभ पांडे जी, और हम बात कर रहे हैं यूएफओज की। अनिल जी, मैं ये पूछ रहा था सर, अभी मैं कहीं देख रहा था यूट्यूब पर, हब्बल टेलीस्कोप से जुड़े दो वैज्ञानिक ये बात कह रहे थे कि अभी उनकी साइटिंग्स में ऐसा आया है कि कुछ ऐसी चीज है जो यूएफओ जैसी दिखती है, और बहुत एक्साइटेड थे। तो वो कह रहे थे कि इस पर तो हमें काम करना है और हब्बल टेलीस्कोप ऐसी कुछ चीजों को डिटेक्ट कर रही है। तो ये तो मुझे बताइएगा, आपने इस बारे में सुना पढ़ा है क्या? दूसरा, भी मंगल की बात हुई तो अभी हाल में खबर है कि जो क्यूरोसिटी रोवर मंगल पर गया हुआ है नासा का, उसने गेल क्रेटर के आसपास यानी साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में मीथेन के कुछ संकेत पाए हैं। और जैसा अभी सर बता रहे थे, अमिताभ जी भी, कि भाई ऐसे ही ये गैस नहीं मिलती है, धरती पर जीवों से पैदा होती है, जितना मुझे समझ में आता है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या आपको लगता है मंगल पर जीवन के लक्षण हो सकते हैं? मंगल पर जीवन के लक्षण है या नहीं, ये कहना तो कठिन है आज की तारीख को, क्योंकि उसके ऊपर अध्ययन चल रहा है और वो बात मतलब काफी स्टडी करने के बाद ही पता लग पाएगी कि किस फॉर्म में वो लाइफ वहां पे है, वेदर अंडरग्राउंड में है या क्या है। क्योंकि हमने देखा है इवन पृथ्वी पर भी अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस में भी लाइफ फॉर्म्स रहते हैं। तो वहाँ है या नहीं ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां अनुकूल है या नहीं, और उसके ऊपर अध्ययन चल रहा है। लेकिन मैं कई और एक दो चीजों से आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये हमें समझना जरूरी है कि जैसे अमिताभ जी अभी कह रहे थे कि सेती जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, तो वो इस आशा पर चल रहा है कि ऐसे कोई सभ्यता जरूर हो सकती है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, और ये सोचना कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम ही एक सभ्यता है, ये मेरे ख्याल से एक एरोगेंस होगा हमारा कि हम ये सोचें ऐसा। और ये भी हम वैज्ञानिक, जो ट्रूली वैज्ञानिक होता है, वो कभी नहीं सोचता कि हमें सब कुछ पता है। उनको पता है कि हमें बहुत कुछ पता नहीं है, और इसीलिए वैज्ञान जब वो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी शुरू होती है, उसके बाद ही जो है नए नए आविष्कार बनने शुरू होते हैं। तो इन सारी चीजों का हमें समझना होगा, और हमें ये भी देखना होगा कि ऐसा तो जैसे आपने देखा, जो सबसे प्रतिष्ठित जो फिजिसिस्ट रहे हैं स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने अपने किताबों में कहा है कि एक ना एक दिन मानव समाज को पृथ्वी से यदि उसको बचाना है तो पृथ्वी से निकल के किसी और ग्रह पर जाना होगा। हो सकता है कि ऐसी कुछ परिस्थितियां और भी ग्रह पर रही होगी, और जरूर वो पृथ्वी पर सिर्फ गाय का दूध और कुछ लेने के लिए शायद न भी आए, किसी और कारण से आए। जैसे हम, क्या पता हम उनके रिश्तेदार हों सर, ऐसा भी तो हो सकता है अमिताभ जी, और बताएंगे थोड़ी देर बाद। मतलब जैसे हम, मानव समाज की जो प्रगति हुई है वो सिर्फ खाने पीने की कभी थी उसकी वजह से हुई है, ऐसी नहीं है। एक हमारा ह्यूमन स्पिरिट है जो हमें आगे की सोचने के लिए प्रवृत्त करता है, और हमें ये बताता है कि वी शुड एक्सप्लोर व्हाट इज अननोन टू अस, जो हमें बारे में पता नहीं। हो सकता है ऐसी भी सभ्यता बाहर हो, और ये सोचना कि ऐसी कभी भी नहीं हो सकती, तो हम उसमें काफी गाफिल रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसे नॉर्थ अमेरिका ने सोच, जो वहाँ के इंडियंस थे, उनको पता ही नहीं था कि कई सारे लोग यूरोप से आ सकते हैं और वहाँ अपनी नई सभ्यता बना सकते हैं। ये तो हमें बिल्कुल मतलब इसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। आप एक ट्रूली वैज्ञानिक है तो आपने हर एक इंसिडेंट को क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए, और कोई भी पॉसिबिलिटीज को हमें जो है वो नकारना नहीं चाहिए जब तक उसके ऊपर अध्ययन पूरा ना हो सके। तो
यदि हम इस प्रिंसिपल को नहीं मानते तो हम एक निम्न श्रेणी के ही वैज्ञानिक बन सकते हैं। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताइए सर, आप तो नकार नहीं रहे हैं, तो अभी जो मैं भी नहीं नकार रहा हूँ। अमिताभ जी कोई नहीं नकार रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उसको शक से देखो। मतलब मैं तो कह रहा हूँ एक यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, स्टीफन हॉकिंस का जो स्टेटमेंट से मैं सीरियसली डिसएग्री करता हूँ। अच्छा सर, बताइए क्यों। इस सेंस में डिसएग्री करता हूँ कि अगर कोई ऐसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन होगी, ठीक है, और हमको जैसे उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि वहां पे रेडियो मैसेज मत भेजो स्पेस में, काफी सारे वैज्ञानिक भेज रहे थे, तो मेरा मानना है कि जो एडवांस सिविलाइजेशन होगी खाली टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं होगी, वो सिविलाइजेशन में भी हमसे ज्यादा एडवांस होगी, हमसे ज्यादा सिविलियन होंगे, सिविलाइज लोग होंगे या बीइंग होंगे। लेकिन एक बात और भी है, वो हमसे इतने ज्यादा डिफरेंट होंगे। आप धरती पर ही देख लीजिए, सारे सेम डीएनए के बावजूद भी धरती पर कुछ जीव ऐसे हैं कि उनको अगर आप पहली बार आप देखो तो आपको लगेगा एलियन। आपके समंदर की 70% जो आप समंदर को आपने भी पूरा एक्सप्लोर भी ठीक से नहीं किया है, कितनी जीव जातियां वहां छुपी हुई हैं जो कितनी अजीबोगरीब हैं, जो हमारी कल्पना से भी बाहर अजीब है। तो अगर यूनिवर्स में कहीं लाइफ होगी, पहली बात तो होगी हमसे इतनी डिफरेंट होगी कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन सिमिलरिटीज भी होंगी। क्योंकि लाइफ की कोई बेसिक डेफिनेशन तो हम लेके चलेंगे कि लाइफ हम किसको कहेंगे कि लाइफ क्या है और इंटेलिजेंट लाइफ क्या है। तो नेचुरली इन्हीं तरह के मैटर का बना होगा। कार्बन भी सारे यूनिवर्स में भरपूर मात्रा में मौजूद है। सबसे ज्यादा जो बोलना चाहिए कि एक्टिव बोलना चाहिए ना, कि एक्टिव बॉय इन द टाउन, वो कार्बन ही है पूरे यूनिवर्स में। सबसे ज्यादा तरह के कंपाउंड्स बनाता है, इतने विभिन्न के प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी अलग ही ब्रांच ही है, केमिस्ट्री की अलग ब्रांच है। पानी की जरूरत है कि पानी सबसे ज्यादा एक बेस्ट सॉल्वेंट है जिसमें सब तरह के केमिकल डिजोल्व हो सकते हैं, बल्कि गोल्ड भी कुछ मात्रा में उसमें डिजोल्व हो जाता है ओशन वाटर में। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की जो राइट फंक्शनिंग लिक्विड पानी के मीडियम में ही पॉसिबल है, ड्राई होते ही उनकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी, वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। तो कुल कहने का मतलब है कि अगर यूनिवर्स में कहीं और लाइफ है, कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी कि इसी तरह के मटेरियल की बनी होगी, लेकिन उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतनी फर्क होगी कि हमसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल होगा अगर इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट होंगे तो उन्होंने मैथमेटिक्स भी डिस्कवर की होगी, फिजिक्स भी डिस्कवर की होगी, केमिस्ट्री भी डिस्कवर होगी, जो हमारा कॉमन ग्राउंड होगा। प्रकार में और व्यवहार में काफी फर्क होगा, जैसे हमको धरती पे मिलता है। आज से 100 साल पहले हम अफ्रीका के लोगों को इंसान मानने को तैयार नहीं थे, जैसे आज भी धरती पे भारत भूमि में अच्छे लोग मौजूद हैं, एक शूद्र को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। इंसान की जो फितरत है वो तलाश कर रही है, लेकिन वो कैसे होंगे इसके बारे में अभी ठीक से कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इतना ज्यादा मुश्किल है जीवन का विकास। आपको एक बात बताना भूल गया कि धरती पर 4 अरब साल का धरती का इतिहास है, 4.5 अरब साल का। 3.8 अरब साल पहले जीवन पैदा हुआ, इसमें कम से कम 6 बार ऐसा एक्सटेंशन हुआ है कि कुछ बार तो लगभग 90% जीव जातियां नष्ट हो गई, और उस नष्ट होने के बाद जो जीव जातियां बचे उनसे फिर जीवन का विकास संभव हो। तो ऐसे कोई मान लो इंसिडेंट होता है एक्सीडेंट में कि जो हमारा एंसेस्टर है, आज से मान लो कि 65 मिलियन पहले जो डायनासोर का एंसेस्टर हुआ था, एक्सटेंशन हुआ था, वो मैमल जो हम सबका अगर एक्सटेंट हुआ था तो धरती पर आज जीवन नहीं होता। उसके पहले एक्सटेंशन हुआ है, उसमें परमियन एक्सटेंशन में जो लगभग 200 मिलियन साल पहले हुआ था, लगभग 95% जीव जातियां नष्ट हो गई थी समंदर की, तो उसमें जीवन बचा रह गया। एक बात इंटरेस्टिंग, लेकिन वो जीवन की शेप क्या हो हर बार पूरी बदल जाती थी, क्या सा उसका फॉर्म होगा। तो ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो एलियन होंगे वो हमसे बहुत ही अलग होंगे, और उनकी बायोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स सेम हो। ठीक है अनिल सर, आपसे समझना चाहूंगा, अमिताभ जी तो इसके काफी आसपास घूमे हैं बात के। मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग पढ़ते थे, आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा इस बारे में, तो कि जीवन कैसे शुरू हुआ। अभी नोबेल हरारी की भी मैं किताब पढ़ रहा था, और भी मैंने किताबें पढ़ी, तो जीवन शुरू होने के दावे अलग अलग हैं। एक नाव का जिक्र सब जगह मिलता है, वो जरूर है कि जीवन खत्म हो रहा था तो एक एक स्पीशीज को ऐसे रख दिया गया, हम बच गए, वो जिक्र सब जगह सेम मिलता है। लेकिन कई बार कहा जाता है कि हम समंदर में थे और हम तैरते थे और वहां से यहाँ आए, फिर कुछ चिड़िया बन गए और कुछ यहाँ चलने लगे। कहीं मैंने पढ़ा कि जो इजिप्ट के पिरामिड हैं उनके बारे में काफी रिसर्च किया गया और ये मालूम पड़ा कि इंसान के बस की तो नहीं है। टेक्नोलॉजी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सिलसिला ढूंढते हैं तकनीक के आगे बढ़ने का, और आपने जो कुछ देखा उन वादियों में, वो तकनीक की दृष्टि से खरा नहीं उतर रहा था, लग रहा था कि ये टेक्नोलॉजी तक तो हम नहीं पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इजिप्ट में जो कुछ बना है उस टेक्नोलॉजी तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो हो सकता है कि ये भी जरूर कभी बाहर से कुछ लोग आते हों, एलियंस हों, उन्होंने बनाया हो, उनकी सलाह पे बना हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जिस तरह के विमान बना रहा है, जिस तरह की तकनीक बना रहा है, वो भी संभव नहीं है कि क्रमशः वैसा हुआ हो। अमेरिका जरूर
संपर्क में होगा। और कुछ ये भी कहते हैं, जो आप अभी अमिताभ जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, कि क्यों नहीं संभव हो सकता, आप मुझे बताइएगा, कि किसी और ग्रह पर किसी प्रकार से कुछ हुआ हो कभी, और फिर यहाँ पर जीवन की शुरुआत उन लोगों ने की हो या करवाई हो, और फिर धीरे धीरे हम वहां से बढ़े हों, और तमाम अपने भौगोलिक कारणों के चलते हम एक दूसरे से अब अलग दिखने लगे हों, या अलग तरह की बातें करने लगे हों, या अलग अलग तरह का खाने पीने लगे हों। तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरी इन बातों में किस तरह का सवाल बना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि एक आम आदमी कितना कंफ्यूज हो जाता है इस तरह की बातों के बाद। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो जीवन की उत्पत्ति जो हुई है उसको और अलग अलग तरह के प्राणी हैं, अलग अलग इवन मानवों में भी अलग अलग तरह के हमारे बर्ताव है, उसमें काफी चेंजेस है। तो उसको यदि हम इवोल्यूशन उसको जो बोलते हैं उसको यदि हमें उसको समझना होगा, तो हमें चार्ल्स डार्विन के प्रिंसिपल को समझना होगा, जो आज की तारीख में एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, और उसको हम कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ का जीवन था उसमें तब्दीलियां होने लगी, और वो तब्दीलियां जब चेंजेस होने लगी, तो जैसे अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि उसमें कई सारे जो है एक्सटिंक्शन हुए, कई जगह जो है क्रिटेशियस के एंड में वहाँ हुए, उसके पहले भी हुए, प्रीकैम्ब्रियन में भी हुए, कैम्ब्रियन भी हुए, क्रिटेशियस में भी हुए। तो उसमें जैसे सबसे फेमस और पॉपुलर यह है कि डायनासोर्स थे, उसको वक्त जो है काफी पृथ्वी के ऊपर काफी वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि उस टाइम काफी बड़ा जो है वो भी मीटेरॉइड भी पृथ्वी के ऊपर आया, और उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बदल गया, और उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में तब्दीलियां हुई, उस तब्दीलियों की वजह से डायनासोर्स पृथ्वी पर नहीं रहे। जैसे डायनासोर्स पृथ्वी से निकल गए, तो उन्होंने जो पूरा इकोलॉजी थी उस इकोलॉजी को वेकेट किया उन्होंने। उसके बाद जहां जहां संभव है वहां नए नए प्राणी आ गए, पर्टिकुलरली जो है हम बोलते हैं कि ये मैमल्स बोलते हैं, वो आने लगे, उसके बाद ही आने लगे। तो जो मानव का जो इतिहास है वह ऐसी सोच है कि उसकी उत्पत्ति तो एक जगह ही हुई है, वो अफ्रीका में हुई है, ऐसे लोग मानते हैं, और वहां से वो धीरे धीरे माइग्रेट होके यूरोप में गए, उसके बाद कुछ इंडिया में आए। और टाइम क्या था कि उस वक्त ऐसा था कि तापमान काफी कम था, और जो लैंड ब्रिजेस थे जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में लैंड ब्रिजेस थे, उसकी वजह से काफी लोग माइग्रेट होके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी चले गए उस वक्त। तो ये जो है इस तरह से मानव में बदलाव होता गया, और उसके बाद जो हमारा तौर तरीका है जीने का, और हमारा जो स्किन कलर है वहाँ के वातावरण में घुल मिल गया। ये एक काफी लोगों में चर्चा का विषय रहा है कि कई सारे जो चीजें हैं जो इतिहास में मानव समाज ने बनाई हैं, उसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और उसमें जो है आप एक बात करेंगे तो पिरामिड जो है इजिप्ट के वो कहेंगे, या अंकुर वाट के जो मंदिर है उसके बारे में बात करेंगे। जो देखा बम्बई के पास जो केव्स है, वो जो मोनोलिथिक एलिफेंटा केव्स के बारे में शायद आप कह रहे हो। हाँ, तो वो जो मंदिर है उसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि ये एक कैसा संभव है, लेकिन उसके ऊपर काफी स्टडीज हुआ है, और ये कहना कि ये कोई हमें ये बताता है कि हमारा कनेक्शन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से उसके साथ है, उसके बारे में अभी कोई बारे में कहना बिल्कुल कठिन है, और उसके बारे में कोई ऐसा कंक्लूडिंग एविडेंस आया नहीं है। लेकिन ये थ्योरीज तो जरूर चलती रहती है, और लोग इसके बारे में बात तो करते ही रहते हैं। हाँ, इनफैक्ट बर्मुडा ट्रायंगल, एरिया 51, हाँ आज उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैं पहले इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि ये जो आपके जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी की बात, जी हाँ, और उसके पहले एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बात मैं शुरू करना चाहूंगा कि अभी जीवन की तलाश की उम्मीद खत्म नहीं है, सोलर सिस्टम में भी खत्म नहीं है। हमारे मंगल पे जीवन बहुत मुश्किल लगता है, असंभव नहीं है, मुश्किल लगता है उसका मिलना, लेकिन जो बड़े बड़े चांद हैं, बृहस्पति के चंद्रमा है, जैसे कुछ शनि के चंद्रमा है, टाइटन है, एनसेलेडस है, यूरोपा है, जुपिटर का एक चांद, यहाँ पे जीवन की संभावनाएं अभी भी बनी, क्योंकि वहां उसके ग्रहों के अंदर के हालात जो है वो, जैसे टाइटन है मंगल, जो शनि का चांद, उसके हालात वैसे ही जैसे धरती पे जब जीवन शुरू हो रहा था, और वहां पे पानी भी मौजूद है, वहां पे मीथेन की नदियां बहती हैं। यूरोपा के ऊपर बर्फ जम रही है आर्कटिक की तरह से,
नीचे समंदर है, और जब समंदर के अंदर ज्वालामुखी जैसे फूटते हैं, यूरोपा के अंदर ये संभावना है कि वहां भी ऐसे ज्वालामुखी फूट रहे हो, तो इन जो चंद्रमाओं पे अभी भी जीवन की संभावनाएं मौजूद है, लेकिन मोस्टली वो बैक्टीरियल या सिंगल सेलुलर लाइफ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और हमारे चंद्रमा पर सर? हमारे चंद्रमा पे तो पूरा बंजर, लेकिन वहां भी नकार नहीं सकते हैं। दरअसल क्या है कि मंगल पे भी जैसे मान लो ऊपर से पूरा बियाबान है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज के पड़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर नाक के बराबर है, लेकिन जमीन के नीचे जो बर्फ काफी मिली है, मंगल पे मिली है, हमारे चंद्रमा पे मिली है, तो अंदर ऐसे अंडरग्राउंड लेक्स हो सकती हैं कि जहां पे शायद जीवन संभव हो। अंटार्कटिक में भी ऐसी एक लेक मिली है जो आइस के नीचे लिक्विड वाटर की लेक है अंदर। ओके। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे कि आपके जो अनिल जी बता रहे थे कि लाइफ एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करती है, लेकिन वो हमारी जो हमारे इंसानों जैसी लाइफ से अलग लाइफ, मोस्टली वो थर्मोफाइल बैक्टीरिया, एक्ट्रीमोफाइल बैक्टीरिया इनको कहा जाता है, वो धरती पर हर तरह के एनवायरनमेंट में पाई जाती है, जिनसे अभी भी उम्मीद बनी है और जगह जीवन होने की। बैक्टीरिया एसिड में रहते हैं, हमारे पेट के एसिड में बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। अंडरग्राउंड जो समंदर के अंदर जो वल्कन इरप्ट हो रहे हैं, उनके आसपास तरह तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, वॉर्म्स रहते हैं, क्रैब्स रहते हैं। जमीन के नीचे चट्टाने जो 3-4 किलोमीटर अंदर से निकाली गई थी, रॉक 3 किलोमीटर कोर निकालेगी रॉक को, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन खा के जिंदा रहते हैं। वाह। जो रेडियो एक्टिव मिनरल पे जिंदा रहते हैं। तो लाइफ तो बड़ी, मतलब बोलना चाहिए कि उसको हिंदी में कुत्ती चीज है, जरा सी उसको जगह मिलेगी वहां घुस जाएगी, वहां से छोड़ेगी नहीं। एंशिएंट टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा भी इसमें काफी इंटरेस्ट रहा है। आप कल्पना करिए कि पत्थर का चाकू बेटर है या स्टील का स्विच नाइफ, आप बताइए पहले। सभी को बोलेगा स्विच नाइफ बहुत बढ़िया होता है, पत्थर के चाकू से क्या होगा। लेकिन पत्थर के चाकू को जब पहली बार बनाया गया, जिस तरह से हमारा एंशिएंट ह्यूमन बनाते थे, उस टेक्निक को रिप्लिकेट किया एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वो जो चाकू बना उसी तरह के पत्थर से जैसा वो बनाते थे, वो स्विच नाइफ से ज्यादा शार्प और मतलब इफेक्टिव था। उस आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या, वो एक मरे हुए हाथी को उसने कहा इसको बूचर करके देखते हैं, तो जैसे चाकू चलाया पत्थर का हाथ उसके अंदर घुस गया, इतना शार्प नाइफ था। दरअसल हम अपने एंशिएंट्स की कैपेबिलिटी को, उनकी टेक्नोलॉजी को हम बहुत कम करके आंकते हैं, बोले हम ज्यादा चतुर हो गए, हमारे पुरखे बहुत ही बेवकूफ टाइप के थे। ऐसा नहीं है। केरला के आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, वो लोग हाथी से बचने के लिए हाथी का गोबर अपने शरीर पर लगा लेते हैं, तो केमिकल टेक्नोलॉजी हो गई। पत्थर के औजार उनको टेम्पर किया जाता था बाकायदा, और टेम्पर करके उनमें और ज्यादा उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती थी। तो जो इजिप्ट के पिरामिड जो मिले हैं, पिरामिड के अलावा उन मजदूरों की बस्तियां भी मिली हैं, उनके रिमेन्स मिले हैं, उनके औजार भी मिले हैं, जिनसे इजिप्ट के पिरामिड बनाए गए। अभी बामियान में जो बुद्ध की मूर्तियां थी जो तालिबान ने तोड़ दी, जब उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं और ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वो केवल मूर्ति नहीं है, बल्कि उन गुफाओं में पूरे गांव बसे हुए थे, लोग गांव बसे हुए हैं। जो बराबर की केव जो मैंने देखी है बिहार में, बराबर की केव है, वो ग्रेनाइट पत्थर को बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया उन्होंने अंदर। तो हमारे मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स की, उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, उनकी मेहनत, उनकी लगन को हमको कम नहीं करना चाहिए। दरअसल हम भूल गए कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, कितनी महान, मतलब कितनी डेवलप थी, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। हर एज की अपनी लिमिटेशन होती है। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबल नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहले होनी मौजूद है। आपको फायर का इन्वेंशन हमने इंसान बनने से पहले कर लिया। होमो सेपियंस के एवोल्यूशन के पहले होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस आते, हमने आग को जलाना सीख लिया, अभी इंसान नहीं बने, औजार बनाने सीख लिए। तो दरअसल हमको एक बहुत ही ऑब्जेक्टिवली हमको समझना पड़ेगा। फैंटेसी में बहुत मजा आता है, फैंटेसी हमको क्यूरियस बनाती है, लेकिन उस फैंटेसी की जमीन पर हमको हकीकत को भी परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, उसको नहीं भूलना चाहिए। जी। तो सर अब पॉडकास्ट का कुछ आखिरी हिस्सा चल रहा है, तो 2-1 सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। अनिल सर, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो चांद का साउथ पोल है, वो जो हिस्सा है जहां हमने अभी तक जाके एक्सप्लोर नहीं किया, चंद्रयान 2 से तो यही कोशिश हो रही है करने की, तो कुछ ने कहा कि वहां जिस तरह की जमीन है, जिस तरह का माहौल है, वहां जरूर जीवन हो सकता है, और हमारे सबसे आसपास अगर कुछ है तो वही है। तो हमें उम्मीद भी है कि वहां हो जाए तो बहुत अच्छा, कम से कम जैसे पॉडकास्ट करने पड़ रहे हैं, फिर करने नहीं पड़ेंगे, कुछ मिल गया तो। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक वैज्ञानिक सोच है कि जो बात चंद्रमा का ऐसा है कि जिसके ऊपर सोलर रेडिएशन ज्यादा नहीं आते, वहाँ जनरली शैडो में रहता है, डीप इनसाइड जो है वो उसमें कुछ पानी मिला है। लेकिन पानी ऐसा नहीं मिला है कि जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, वो मोलिकुलर फॉर्म में पानी है। वहाँ काफी जो है इसरो ने जो रडार भेजे थे, उस रडार का अध्ययन होने के बाद ये पता लगा कि वहाँ और पानी होने की काफी मतलब मोलिकुलर फॉर्म में पानी होने की। ये अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, वरना जब भी हम यहाँ पढ़ते हैं ना कि पानी मिला, तो हम सब तो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि पानी मिल गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पहुंचो।
लेकिन वो पानी सबसे जरूरी चीज है, और पानी जो है चंद्रमा पे जो पानी मिला है वो बर्फ की शक्ल में जमा हुआ भी मिला है। जो क्रेटर्स हैं ऐसे जो साउथ पोल के, जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है, ऊपर हल्की सी जो चंद्रमा की मिट्टी से रेगुलस बेसिस की पतली सी लेयर होती है जो इंसुलेशन भी काम भी करती है। तो ऐसे जमा हुआ पानी मंगल पे भी मिला है, चंद्रमा पे भी मिला है। बहुत सारे चंद्रमा जो है जो पानी के बने हुए, बर्फ के बने हुए चंद्रमा है, अंदर उनके अंदर लिक्विड ओशन भी फ्लो कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती है। अगर चंद्रमा पे जीवन मिल जाएगा, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना ये है, या मंगल पे जीवन मिल जाएगा, तो फिर इंसानों को चंद्रमा और मंगल से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक जैसे कि आप जैसे पुराने जमाने में तो अमेरिका गए और रेड इंडियंस को खत्म कर दिया, हम भी अपने आदिवासियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो सभ्यता हमको सिखाती है कि इस तरह की अंडर डेवलप्ड सिविलाइजेशन भी मिलती है, हमसे हमको दूर रहना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए, और उनको अपने पेस पे डेवलप होने देना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से अगर कहीं लाइफ मिलेगी तो फिर चंद्रमा और मंगल उस जीवन के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अद्भुत चीज होगी। हमने अभी तक धरती के अलावा जीवन मिलना, बता रहा हूँ, इतिहास की बहुत बड़ी घटना होगी, और वो हमारे लिए बहुत बेशकीमती जीवन होगा। नहीं तो अमिताभ सर, आप ये वाली बात उस पर क्यों नहीं मानते कि क्या पता कहीं जीवन हो और वो लोग हमको इसलिए ना छेड़ना चाहते हो ज्यादा कि भाई थोड़ा दूर दूर रहो, कभी कभार का ठीक है। हो सकता है कि इसलिए भी नहीं छेड़ रहे हो, हम इस लायक नहीं है कि छेड़े जाए। एक जो बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे, जो उनका नाम है भूल रहा हूँ, जो मतलब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व थे, उनका कहना ही था कि सबसे बड़ा प्रमाण कि यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ का यही है कि उन्होंने अभी तक हमसे कांटेक्ट नहीं किया। हम शायद लायक नहीं है कि हमसे कांटेक्ट किया जाए। हमने जो अपनी दशा धरती की कर ली है, आपस में लड़े मर रहे हैं, तो शायद वो सोचते हो कि इनसे दूरी रहो तो ज्यादा अच्छा है, या जब विकसित हो जाएंगे तब इनसे आके मिलेंगे। ये बात तो सच है। तो अनिल जी तो इस बात से तो सहमत है, क्या पता हम इस लायक ही ना हो, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, हम लगातार ढूंढ रहे हैं, और अब कुछ जगहों पर यूएफओलॉजी की पढ़ाई भी की जाती है। तो अनिल जी, अमिताभ जी बताइए जरा कि अगर किसी को इस बारे में जरा जानना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, तो और बस हो गया क्या किया जाए? न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, यूफोलॉजी भी आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको साइंटिफिकली पढ़ने का एक अलग तरीका है। जो वाकई वैज्ञानिक जिस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि पहले तो क्या जीवन संभव है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जीवन संभव तो विकसित होने के क्या क्या चांसेस है, कितने चांसेस है। पूरा एक बहुत मशहूर ड्रेक इक्वेशन है इसको लेके। वो शुरू यहाँ से करती है कि कितने तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में, या हर साल कितने नए तारे बन रहे हैं, उन तारों के कितने ग्रह होंगे। सबसे पड़ोस का जो हमारा तारा था प्रोक्सिमा सेंटोरी, 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पे, मतलब वहां से प्रकाश से आने में, प्रकाश की रफ्तार से भी स्पेस से आने में 4.25 साल लग जाएगा। उसका भी धरती जैसा एक ग्रह मिला है। तो लगभग सारे तारे जो है उनके ग्रह होने चाहिए, लेकिन क्या उन ग्रहों पे जीवन की कंडीशन है, लाइफ के लिए एसेंशियल कंडीशन? ज्यादा गर्म होगा तो वीनस जैसा हाल होगा, या मरकरी जैसा हाल होगा कि सारा एटमॉस्फेयर जल के नष्ट हो जाएगा, भाप बन के हो जाएगा। ज्यादा ठंडा होगा तो मंगल जैसा होगा कि जमा रहेगा, या जो शनि और उनके चंद्रमा उनके जैसा हाल होता है। तो एक ऐसे ग्रहों की तलाश होनी शुरू हो गई है जो धरती जैसे हैं, फिर पे उनके कंडीशन वहां पे ठीक है कि नहीं है, क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या फिर उसके अलावा अगर लाइफ है तो क्या इंटेलिजेंट हो गई है वो। तो इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कम्युनिकेशन। और अगर इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन करना है, या उनके भी अपने सैटेलाइट स्पेसशिप होते होंगे, तो नेचुरली वो रेडियो वेव्स का यूज करेंगे, या और भी ऐसी पॉसिबल टेक्नोलॉजी उसके जिसको हम नहीं जानते हैं। हो सकता है लेजर का इस्तेमाल करते हो, ग्रेविटी वेव्स का इस्तेमाल करते हो, नई नई ग्रेविटी वेव्स डिस्कवर हुई है, तो वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो वो तलाश जारी है, और इसी तलाश का मजा जो है वो किस्से कहानियों से भी मेरे ख्याल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अनिल सर, आप क्या कहेंगे? यूएफओलॉजी वगैरह अगर किसी को पढ़नी है, समझनी है जी। तलाश तो महत्वपूर्ण है, और उसके पीछे साइंटिफिक टेम्परमेंट और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन हमें किसी भी वैसे किस्से कहानी को भी कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि किस्से और कहानियां जो है जब हम बचपन में सुने हैं, जैसे हमें अपने दादियों से सुने हैं, अपने दादाओं से सुने हैं, वो सारी कहानियां सुनी है, उस किस्सों कहानियों में हमें एक नई प्रेरणा दी है और हमें एक नए विचार दिए हैं। तो किसी भी संस्कृति के अंदर जो किस्सों कहानियां होती है, उनकी भी अपनी एक महत्ता होती है। और ये जो सारे कई लोगों ने जो अलग अलग तरह से ऑब्जर्वेशंस किए हैं और देखा है, उन्होंने क्या देखा, उनसे हमें क्या सीख मिली, और उनसे हमें और कुछ आगे जाने की जरूरत है, ये सारी चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि जो एक संस्कृति है, एक समाज है, वो सिर्फ वो किस्सों कहानियों में भी बैठता है, वो विज्ञान में भी बैठता है, और किसी एक को कम नहीं आंकना चाहिए दूसरों से।
सही बात है। वो जो अगर मनु की नाव है, वो है तो किस्सा कहानी, लेकिन उसने कुछ हिंट तो दिया है कि हो सकता है कभी दुनिया में ऐसा हुआ हो। और हरारी वगैरह जैसे कई लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है जब इंसान खत्म हुआ है और कुछ बच गए और उन्होंने फिर से जीवन की शुरुआत की। मे भी मनु की नाव उन्हीं 5-6 वाकयों में से किसी एक वाकये का हिस्सा हो। तो अनिल सर, आप बताइए, आप कुछ आखिर में जोड़ना चाहते हो, कंक्लूड करना चाहते हो, फिर मैं अमिताभ जी के पास जाऊंगा। मैं आखिरी में यही जोड़ना चाहता हूं कि हम जो पृथ्वी पर मानव संस्कृति है, हमें इस संस्कृति को ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में हम हैं और हमारे सिवा कोई संस्कृति नहीं है, और हमें उसके तरफ सतर्क रहना चाहिए। और जो हमने चीजें देखी है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने हो या आम आदमियों ने हो, जो चीजें देखी है जो अनआइडेंटिफाइड हो सकती है, उसके ऊपर हमें अध्ययन करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए, और आगे जाके उसमें से कुछ ऐसी चीजें निकल आएगी जिसमें हमारी वैज्ञानिक सोच आगे बढ़ेगी। जी अमिताभ सर, आप कुछ ऐड करना चाहें लास्ट में? तो मेरे ख्याल से बातें सब सारी हो गई। दरअसल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है क्यूरियोसिटी, और ये क्यूरियोसिटी का कीड़ा मरना नहीं चाहिए, सबसे जरूरी चीज ये है। तो स्पेसशिप भी भेजे जा रहे हैं, उसके लिए बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगाए, कान लगाए बैठे हैं अंतरिक्ष में। ये भी कोई उनकी फुसफुसाहट सुनाई दे, उनकी स्नूपिंग हो जाए कैसे भी, या उनका कोई आपस में मैसेज को हम बीच में इंटरसेप्ट कर लें, या हमसे कोई संदेश भेजे। दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर धरती के अलावा और जगह भी जीवन विकसित हुआ है, विकसित जीवन हुआ है, हमसे ज्यादा विकसित है, तो दरअसल उनके पास सुनने के लिए भी बहुत कुछ होगा हमारे लिए, जो शायद हमारे लिए सबक हो कि हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं अपनी सभ्यता में जो शायद उन्होंने की, उन्होंने ठीक कर लिया, इससे आगे बढ़ पाए, हम शायद यहाँ अटके न रह जाएं। तो ये तलाश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना बहुत जरूरी है कि जीवन कैसे, कहाँ संभव है, किन हालात में संभव है, और अगर मिल जाता है तो मानव सभ्यता की दिशा ही उस दिन बदल जानी चाहिए कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, अनोखे नहीं है। जो सबसे इंसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी, अपने आप को अनोखा समझना, विशेष समझना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, भाषा के नाम पे। तो अगर कहीं और हमारे कॉस्मिक कजिन्स मिलते हैं, तो मैं कॉस्मिक कजिन कहना चाहूंगा, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, और उनकी तलाश भी जारी है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक नहीं मिला है। कहीं ऐसे हालात तो नहीं कि हम अकेले हैं। तो अकेले होना भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज होगा कि अगर हम पूरे अखिल ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो धरती पर जो जीवन है, जो विविधता है, इसकी अलग जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, मनुष्य हैं इतने तरह के, भाषाओं वाले, रंग वाले, रूप वाले, इनको प्रिजर्व करना, इनको संभाल के सहेज के रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं नहीं मिलता है तो। जी अमिताभ सर, अनिल सर, मैं तो कई बार सोचता हूं कि अगर कहीं एलियंस हैं और वो हमसे पुराने हैं, तो उनसे जरूर पूछें कि बताएं हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं ताकि ये खूबसूरत धरती नर्क ना बने। वैसे अब ये अलग बात है कि हम अपनी फितरत के चलते उनकी नसीहत ना भी सुने। बहरहाल अनिल कुलकर्णी जी और अमिताभ पांडे जी, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला और पढ़ाकू नितिन को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और आप लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे थे, उम्मीद है मजा पूरा आया होगा और बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। जिनके नहीं मिले उनके तो खैर सारे वैज्ञानिक खोज ही रहे हैं, देर सवेर मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये बताने के लिए कि पढ़ाकू नितिन का ये वाला एपिसोड कैसा लगा, उसके लिए देर सवेर करने की जरूरत कतई नहीं है। अभी मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। हमें भी तो पता चले भाई कि आपको ये बैठकी कैसी लग रही है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ भी आप बता सकते हैं कि पढ़ाकू नितिन कैसा लग रहा है। आज तक रेडियो की जो वेबसाइट है, उसके अलावा आप हमें गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना, विंग, इन सभी एप्लीकेशंस पर सुन सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए फटाफट और बस जाकर पढ़ाकू नितिन टाइप कीजिए, मिलते ही सब्सक्राइब कर डालिए। और हाँ, आपके ढेरों मेल मिले हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, सोशल मीडिया पर भी हमने बहुत कमेंट पाए हैं। यही तो भाई बस कमाई है अपनी। तो इन सभी को एक एक करके शामिल करेंगे। अगले पॉडकास्ट से ये सिलसिला भी शुरू करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए।